यार ये आज बिना हो एक बार होस्ट हटाइए मेरे को उससे, तो शेयर हो सकता है ना फिर भी। या ठीक है, अभी रहने दे, चेंज मत कर कुछ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लास्ट क्लास में भी मैंने एक बार डिस्कस किया था प्लानी कुंदन वाला केस। फर्स्ट क्लास में बेसिकली मैंने डिस्कस किया था। उस केस के बेसिक फैक्ट्स ये थे कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को गुस्से में आके बेसिकली लाठी से मारता है और उसकी वाइफ अनकॉन्शियस हो जाती है। उसकी वाइफ की उस टाइम पे डेथ नहीं होती है, उसकी वाइफ उस टाइम पे अनकॉन्शियस हो जाती है। उस हस्बैंड को ये लगता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, तो एविडेंस को मिटाने के लिए, वो एक फेक स्टोरी बनाने के लिए अपनी वाइफ को उससे पंखे से लटका देता है, ताकि सबको लगे कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर ली है। अब इस केस में क्वेश्चन ये था कि उसके ऊपर किस चीज़ का हम केस करेंगे, किस चीज़ का के लिए वो गिल्टी होगा। इसमें एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर रख लो, उसका कहीं से भी इंटेंशन जो था, अपनी वाइफ को मारना नहीं था। पहले भी जब उसने अपनी वाइफ को मारा, तो वो सिर्फ़ अपनी वाइफ को इंजर्ड करना चाहता था, तभी वो लाठी से मारा था उसने। इसलिए इस केस में कहीं से भी मर्डर नहीं लगेगा, मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा कहीं से भी। इंटेंशन इसलिए मैंने बताया था मेंस्ट्रिया क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहीं से मैंने मेंस्ट्रिया की बात की थी कि यार कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ आपको पूरा दिख रहा है कि यार उसने अपने हस्बैंड का अपनी वाइफ को मर्डर तक, मतलब अपने वाइफ को मार तक दिया, पर फिर भी कोर्ट ने कहा कि इस केस में मर्डर नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि उसने जब मारा था अपनी वाइफ को, उसका इंटेंशन उस टाइम पे, उसको एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या उस टाइम पे उसका इंटेंशन जो था सिर्फ ग्रीवियस हर्ट का था। अब इस केस में पलानी गोंदन केस, जो आपके केस मैट में भी आप जो आओगे सेमेस्टर्स में, तो आपके केस मैट में भी पलानी गोंदन चौथा केस है। ये 1919 में इसका वर्डिक्ट आया था पलानी गोंदन का, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि वो मर्डर के लिए कन्विक्ट नहीं हुआ, वो ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 320 ग्रीवियस हर्ट के लिए उसको कन्विक्ट किया था। अब ये पलानी गोंदन एक तो क्लियर रख लो अपने माइंड में, पलानी गोंदन कहीं से भी ओवर रूल नहीं हुआ है। किसी भी कोर्ट ने पलानी गोंदन को अब ओवर रूल नहीं किया है। जो लोग 299 कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं। इस केस में 299 भी कई जजमेंट्स में आया है, मैं वो जजमेंट डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें वो आया है 299। वो बेसिकली एक ओडिशा हाईकोर्ट की जजमेंट थी। ऐसे ही केस था इसमें। इस केस में क्या होता है ओडिशा हाईकोर्ट के सामने, 299 ऑल्सो हैज इंटेंशन टू किल, बट इंटेंशन यहाँ पे इंटेंशन टू किल का कोई कोई बात नहीं है। ठीक है, इंटेंशन टू किल उसका स्टार्टिंग से कहीं पे भी नहीं था, मेंसरिया उसका मारने का कहीं से भी नहीं था। उसका जो मेंसरिया था वो क्लियर था, ग्रीवियस हर्ट का। ठीक है, हम लोग इसी बात को समझ के चल रहे हैं आगे कि अब यार पलानी गोंदन में कोर्ट ने क्लियर कर दिया यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट का इंटेंशन था। पलानी गोंदन ने वर्डिक्ट दिया कि हम लोग इसको ग्रीवियस हर्ट में होल्ड करते हैं गिल्टी, और उसको ग्रीवियस हर्ट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दे दी। इसके बाद ना यही ऐसे सिमिलर फैक्ट्स आए। ओडिशा हाईकोर्ट के सामने एक केस आता है, ये केस का नाम अगर आपको नोट करना हो तो ये केस है यार। आप फैकल्टी में आओगे तो मे बी कोई टीचर्स आपको करा दें, मे बी कोई ना करे। हमारे टीचर ने हमें बाई चांस ये केस करा दिया था। प्लानी कुंदन हर कोई करता है, प्लानी कुंदन क्योंकि हमारे केस मैट में ही है। तो ये वाला केस में क्या हुआ, इस केस के बेसिक फैक्ट्स ये है कि दो लेडीज की आपस में लड़ाई होती है, और एक लेडी क्या करती है, लाठी, एक फायरवुड, बेसिकली लिखा हुआ है इसमें, फायरवुड जो होती है, घर पे कोई आग किसी की चीज कहीं जल रही होती है, उससे वो लाठी वो उठाती है, लकड़ा उठाती है, वो अपना आग वाला लकड़, और उस लड़की को मार देती है, दूसरी लड़की को मार देती है, और दूसरी लड़की अनकॉन्शियस हो जाती है। अब वो अनकॉन्शियस हो जाती है, उसको लगता है कि उसकी डेथ होगी। वो क्या करती है, अगर आप इस केस के फैक्ट भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा है कि वो उस पर पानी डालने की कोशिश करती है कि वो उसका होश में आ जाए। जब वो पानी डालने के बाद भी नहीं उठती ना, उसको लगता है कि इसकी डेथ हो गई है। तो वो क्या करती है, वो उसी आग में उस लड़की को डाल देती है, ये दिखाने के लिए कि सुसाइड है। ठीक है, इस केस में पलानी गोंदन की रेफरेंस आई थी। पलानी गोंदन को कोर्ट ने ओवर रूल नहीं किया कहीं से भी। पलानी गोंदन से को रेफर करते हुए केस ने कोर्ट ने कहा कि मर्डर नहीं है इस केस में भी, जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था कि मर्डर नहीं होगा। बट इस केस में कोर्ट ने दूसरी चीज करी कि ग्रीवियस हर्ट की जगह कोर्ट चला गया कि यार जो उसने अपना लड़की को सोचा कि ये इसकी डेथ हो गई है, ये एक तरीके से उसका नेग्लिजेंट एक्ट तो है कि उसने ये चीज कंफर्म ही नहीं करनी चाहिए ठीक से कि उसकी डेथ हुई है नहीं है। ये इसने कहीं से भी कंफर्म नहीं करनी चाहिए कि सांसें चल रही है नहीं चल रही। आप एक बेसिक बात बताओ कि अगर आपको दिख रहा है कि एक लेडी अनकॉन्शियस आपके सामने है, आप उसकी हार्ट बीट यार चेक करोगे, ऐसी चीजें उसने नहीं करी। तो कोर्ट ने कहा कि यार ये तो ग्रॉस निग्लिजेंस है, उसने एक ग्रॉस निग्लिजेंस कर दी है। इसके उड़ीसा हाईकोर्ट की ने ऑब्जर्वेशन की कि ये तो ग्रॉस निग्लिजेंस कर दी है। उस ग्रॉस निग्लिजेंस को हम जब लेते हैं ना, ग्रॉस नेग्लिजेंस को हम लोग नॉलेज से भी इन्फर करते हैं। नेग्लिजेंस एक होती है, अगर नेग्लिजेंस एक लेवल से ऊपर चली जाए, जिसको हम ग्रॉस नेग्लिजेंस कहते हैं, उस ग्रॉस नेग्लिजेंस को हम नॉलेज मान जाते हैं कि इस बंदे को एज्यूम करते हैं कि इस बंदे को इस एक्ट के करते टाइम इस चीज की नॉलेज थी। इसलिए कोर्ट ने उस टाइम पे इस केस में कहा कि हम लोग ग्रीवियस हर्ट की जगह
हम लोग इसको सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं अगर आप देखेंगे। तीसरा जो एलिमेंट है, वो तीसरा एलिमेंट जो है वो नॉलेज से रिलेट करता है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि हम उसको 299 जो नॉलेज वाला पार्ट है, यानी कि 304 में पार्ट 2, अगर आप 304 देखेंगे तो उसमें एक पार्ट है जो 299 के 1 एंड 2 से कवर करता है और 299 के 3 से कवर करता है, 304 पार्ट 2। 304 पार्ट 2 में उसको पनिश किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पलानी गोंदन ओवररूल हो गया है। तो जिसका भी वो क्वेश्चन था, मॉक में अगर आपको एक्सप्लेनेशन दी गई होगी, ऐसा एक तो क्वेश्चन ज्यादा बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मैं ये एग्ज्यूम नहीं करता कि डीओ के एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। दूसरा, ये क्वेश्चन में दोनों ही आंसर्स ठीक है। मैं ये बात क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये दोनों आंसर्स ठीक है। आप सोचो, डीयू की एंट्रेंस दे रहे हो और डीयू वाले भी पलानी गोंदन पढ़ा रहे हैं आज तक, तो पलानी गोंदन कहीं से भी ओवरऑल नहीं हुआ। अगर मॉक वाला आपको कह रहा है कि ग्रीवियस हर्ट का आंसर गलत है, तो एक बार उसको पलानी गोंदन भेजो और उससे पूछो कि क्या पलानी गोंदन ओवररूल हुआ है, जो आपने कहा कि ग्रीवियस हर्ट गलत है। इसलिए दोनों आंसर्स इसमें मैं अगर अगर देखता हूं तो मुझे लगता है कि दोनों आंसर्स ठीक हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि यार वो मॉक वाला ठीक, मतलब क्योंकि मैं उसका आंसर गलत नहीं कह रहा हूँ, 219 उसने जो कहा कि कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस बनता है, तो वो आंसर भी ठीक है और ग्रीवियस हर्ट भी ठीक है। तो अगर वो कह रहे हैं कि ग्रीवियस हर्ट गलत है, तो उसकी अगर कोई एक्सप्लेनेशन उसने दी है कि क्यों गलत है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैंने कहीं पे नहीं देखा कि पलानी गोंदन ओवररूल हुआ है। इस केस में भी जो मैंने आपको सामने ये केस दिखाया है, इस केस में भी पलानी गोंदन को ओवररूल नहीं करते हैं। तो दोनों ही आंसर्स ठीक हैं। ऐसा क्वेश्चन एक तो डीओ के एंट्रेंस पेज में नहीं आते। कोई आपको मॉक में करा रहा है, अच्छी बात है, आप लोग को एक अच्छे से क्वेश्चन मिल रहे हैं, बट ज्यादा इन चीजों में मत पढ़ो। अगर ये क्वेश्चन ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो इसके दोनों आंसर ठीक हैं। मैं अपनी साइड से अगर आपको एक पे टिक करना होता, मैं यार पलानी गोंदन पे जाता, क्योंकि डीओ की केस मैट में है ये अभी भी क्वेश्चन। यार हायत का ऑडियो तो मैं यार किसी का भी अभी नहीं मेरे पास एक्सेस कर सकता, बट अगर तेरा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है तो एक बार चैट में लिख ले, इसी केस से रिलेटेड है तो सुदीप, यार एक बार कर देता ऑडियो सबको अलाउ। क्या हो गया शशांक, एक बार ऑडियो अलाउ कर दे यार, क्योंकि ये क्वेश्चन जिसका भी है वो एक बार पूछ क्लियर कर लेगा अपनी बात, बाद में चाहे डिनाई कर दियो। कर दिया, मैंने कर दिया। हाँ हाँ, तो यार हायत क्वेश्चन पूछ लेना। जी सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आप जैसे लोगों को ये सुदीप, कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच जो ईशान जी है वो एबीवीपी के कार्यकर्ता नहीं है, बट फिर भी उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो आप सभी को पढ़ाए, तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका जो भी डाउट्स हो वो आप क्लास के बीच में मत पूछो, आप एंड एंड में पूछो। और जैसे सर ने आपको पहले भी बताया कि आईपीसी में आपको डाउट्स बहुत आएंगे, बट आपको उतना डीप जाने का भी जरूरत नहीं है। आप एंट्रेंस के लेवल पे पढ़ो। मर्डर अब जब फर्स्ट सेमेस्टर में आओगे तब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उसके लिए आप इतना मत सोचो। बाकी जो भी क्वेरीज रहती है क्लास, अब क्लास को डिस्टर्ब मत करना, आप एंड में पूछ लेना। और फिर से मैं ईशान जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप, मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपना एग्जाम अच्छे से दोगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू यार सुदीप। आयत एक बार क्वेश्चन पूछ लो यार। तुम्हारा ऑडियो ऑन है मेरे ख्याल से, आयत अब क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम। बेसिकली यार अब मैं म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन था, ये जो मैंने आंसर दिया है, इस पे किसी को नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं एंट्रेंसेस में। बट किसी ने बाई चांस मेरे को ऐसे भेजा था, उसके मॉक में आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार इसको एड्रेस कर देता हूँ एक बारी, क्योंकि बंदे के मन में रह जाती है यार बात कि यार कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को एड्रेस किया है। सुदीप अभी था ही हमारी क्लास में, इसने भी पढ़ाई है पलानी गोंदन, और बड़ा ही मजेदार केस है। हम लोगों ने जब पढ़ा था हम लोग भी ऐसे थे कि यार वाइफ को मार दिया और ग्रीवियस हर्ट में पनिशमेंट मिल रही है उसको। तो दोनों ही आंसर्स ठीक हैं इसमें, 299 में भी पनिशमेंट मिली है। और अगर इसको सुदीप को भी याद होगा तो सर ने ही हमें ये केस कराया था, सौरभ सर ने हमें केस कराया होगा, कराया था ये केस हमें। तो 299 कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर भी एक सही आंसर है। बाकी अब मैं मूव ऑन कर रहा हूँ यार। हम लोग किसी का जो डाउट था, आई होप कि उसका वो क्लियर हो गया हो। बाकी मैं आगे चलता हूँ। तो आगे यार हम लोग अब तक अगर हम देखें तो जो मैंने आपको ओवरव्यू फॉरवर्ड किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यार हम लोग अब तक बेसिक्स कर चुके हैं, आर्टिस्टियस मिनिस्ट्रिया कर चुके हैं, और हम लोग चैप्टर 4 पे चल रहे थे, जनरल एक्सेप्शन चल रहे थे, जिसमें हम लोग 76 to 79 कर चुके हैं।
81 नेसेसिटी हो चुका है, इनफैंसी हो चुका है। आज मैं इंसैनिटी से शुरू कर रहा हूँ। अगर इससे पहले किसी का डाउट हो तो हम लोग क्लास के बाद ले लेंगे, जैसे कि कल भी ऐसे ही किया था हमने। तो जो हमारा सेक्शन 84 है, ठीक है, ये हमारा इंसैनिटी पे आता है। इनफैंसी मैंने कल करा दिया है, डॉली इनकपैक्स, डॉली कपैक्स। डॉली इनकपैक्स हम याद रखेंगे 82 से रिलेट करता है। डॉली कपैक्स है जो 83 पे आता है। तो क्वेश्चन अगर आता है पेपर में कि डॉली इनकपैक्स कौन से सेक्शन में है, तो उसका क्लियर आंसर 82 है। तो अब मैं इंसैनिटी पे आ रहा हूँ। तो इंसैनिटी का अगर बेसिक प्रिंसिपल देखिए ना, तो यार इसमें अगर आपको एक चीज जो याद रखनी है, वो ये केस हमेशा कई बार आ जाता है, काफी इंस्टेंसेस में पूछा गया है। एम नॉर्टन केस, यार ये केस काफी जगह पूछा गया है। इसके फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये चीज हमेशा याद रखना। मैं एक बार डिस्कस करूंगा इसको, इसके फैक्ट्स क्या थे क्या नहीं थे। आप ये चीज याद करना कि यार 84 अगर आपसे पूछा जाए कि एम नॉर्टन केस के जो रूल्स सेट किए गए थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ देखते हैं, तो हम वो बोलेंगे सेक्शन 84 इंसैनिटी में हम उसका उसका इंफ्लुएंस देते हैं। तो जो अगर मैंने हर बार तुम्हें एक चीज बताई है कि इंग्रेडिएंट्स पकड़ो सेक्शन के, तो अगर हम सेक्शन 84 के इंग्रेडिएंट्स पकड़ते हैं ना, तो इंग्रेडिएंट्स इंसैनिटी, एक तो इंसैनिटी का बेसिक पर्पस हमने जो एक मैक्सिम शुरू से किया है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मिन्सिट्रिया, क्योंकि एक इंसेन बंदे के पास एक इंसेन बंदा जो चीजों को एनालाइज नहीं कर सकता, उससे हम लोग ये मानते हैं कि यार उसके पास मेंसरिया बनाने की कैपेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि वो अपने एक्ट का नेचर और कॉन्सिक्वेंस नहीं समझता। वो नहीं समझ पाता कि यार जो मैं कर रहा हूँ कितना गलत है। वो इंटेंशन नहीं बना पाता है कि कुछ गलत करने का। इसलिए हम लोग उसको एक जनरल एक्सेप्शन देते हैं, हम उसको एक टोटल इम्यूनिटी देते हैं। ये बात उसी मैक्सिम से निकलती है, इसलिए मैंने कहा था कि ये मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरल एक्सेप्शंस में हर जगह ये मैक्सिम लगता है। एक मिनट, लाइन पॉज करो। यार एक्चुअली मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई है। मुझे नहीं पता कि क्यों बार बार ये चीज़ हो रही है आज। अ, एक मिनट, मैं वापस ज्वाइन कर रहा हूँ साइड से। यार बिना आईपैड के पढ़ाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें आईपीसी की पेरेक्ट भी कैसे दिखाऊंगा, लैपटॉप में दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो मार्क नहीं कर पाता उसमें। यार ग्रुप नहीं है कोई, मेरे ख्याल से एक ही ग्रुप बना हुआ है एबीवीपी का। आप अपना नंबर या जो भी आपको जिस तरीके से ऐड करना होगा वो बता देगा आपको, शशांक बता देगा। मुझे एक्चुअली नहीं पता, क्योंकि कल उसने ही बताया कि ग्रुप भी बना हुआ है। मुझे आइडिया इन चीज़ों में कम है। पता है यार, सब उसने बता दिया सुदीप में, मैं एबीवीपी का मेंबर नहीं हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों की डिटेल नहीं पता थी। कल ही मुझे भी ये बात पता चली कि एक ग्रुप भी बना हुआ है जिसके अंदर मैक्सिम्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जो लोग मैक्सिम्स करने हैं, जिन लोगों को ग्रुप पे अंदर मिल जाएंगे आप लोगों को। हाँ हाँ, मेरा वापस हो गया है, वो कनेक्ट हो गया है। यार सॉरी यार, बार बार आज डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो वाईफाई का कुछ इशू हो रहा है मेरे। मेरे को एक्चुअली अगर पता होता तो मैं थोड़ा सॉरी कर लेता। हाँ, तो हम लोग जब सेक्शन 84 कह रहे थे, हम लोग 84 में ना इंग्रेडिएंट्स लिख रहे थे। तो इंग्रेडिएंट जो सबसे क्रूशियल इंग्रेडिएंट है ना, कि जब क्राइम कमिट हो रहा है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, द अक्यूज्ड शैल बी ऑफ अनसाउंड माइंड। देखिए, अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है, बट कमीशन के टाइम पे, उस टाइम पे, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं, लुनाटिक्स भी बोलते हैं इन चीज को, कि सैनिटी होती है, एक स्टेज ऑफ सैनिटी होता है, एक स्टेज ऑफ इंसैनिटी होता है। तो कई बारी वो बंदा, सेम बंदा सैनिटी सेम सेम माइंडसेट में भी होता है, कई बारी वो सेम बंदा इंसैनिटी से भी गुजर रहा होता है। तो जब वो क्राइम उसने कमिट किया, सपोजिंगली किसी ने मर्डर कमिट किया, उस क्राइम के कमिट करते टाइम ये चीज मेक श्योर होनी चाहिए कि उस टाइप की, उस क्राइम की कमिट करते टाइम वो इंसैनिटी से गुजर रहा था, ही वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड,
ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए, इसलिए टाइम बड़ा क्रूशियल फैक्टर है। तो जब हम लोग कहते हैं ना कि यार अगर हम लोगों को मेरे को अगर डिफेंस रेज़ करना है किसी के लिए और मैं डिफेंस रेज़ कर रहा हूँ इंसैनिटी का, तो मैं कोर्ट के सामने ये चीज़ बताऊँगा कि यार ये बंदा इंसैनिटी की डिसीज़ से सफ़र करता है और जब इसने क्राइम कमिट किया उस टाइम पे भी इंसैनिटी की वजह से, क्योंकि ये एक डिल्यूजन में था, इसकी वजह से इसने ये क्राइम कमिट किया। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, पहला इंग्रीडिएंट हमने फुलफिल किया कि हमने उस टाइम पे बता दिया कि वो इंसैनिटी से एट द टाइम ऑफ कमिशन वो इंसैनिटी से सफ़र कर रहा था। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि वो ये है कि यार जो बिकॉज़ ऑफ अनसाउंडनेस है ना, जो बिकॉज़ ऑफ इंसैनिटी है, अनसाउंडनेस और इंसैनिटी एक ही कॉन्सेप्ट है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है यार। इंसैनिटी बेसिकली जब हम नॉटिंघम केस करते हैं तो उसमें इंसैनिटी वर्ड यूज़ किया था। हम लोग जब आईपीसी लेके आए तो हम लोगों ने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यूज़ किया है। कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, आप ये चीज़ क्लियर रखना। तो बिकॉज़ ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इसमें अगर आप पढ़ेंगे सेक्शन तो उसमें लिखा हुआ है कि यार ही वाज़ इनकेपेबल। साथ-साथ मैं एक बारी आईपीसी भी खोल ही देता हूँ। हाँ, तो हम 84 पे थे। तो एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ क्राइम हमने ये बारी एक पहला फैक्टर को कंप्लीट किया। उसके बाद जो बिकॉज़ ऑफ अनसाउंड माइंड है, यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो बाय रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज़ इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, पहला चीज़, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट। दूसरी, और या फिर वो जो ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि जो वो कर रहा है वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है या गलत है। पहली चीज हमने समझी कि यार वो जो कर रहा है उसको उस चीज की समझ नहीं है। ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। सपोजिंगली वो इंसानिटी से इतना सफर कर रहा है उस टाइम पे कि वो किसी को चाकू मारा है, उसको पता नहीं है कि सामने वाले बंदे की उस चीज से डेथ भी हो सकती है। ये कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कि यार उसको पता ही नहीं है कि इंसानिटी की वजह से कि यार मैं जो भी चीजें उस टाइम पे कर रहा हूँ उसके क्या उसके जो मैं कर रहा हूँ वो कोई इलीगल चीज है। सपोजिंगली मैंने इंसानिटी से उस टाइम पे सफर कर रहा था और मैंने किसी के पैसे चुरा लिए, बट उस टाइम पे मेरे को पता ही नहीं था कि यार ये मैं इलीगल चीज कर रहा हूँ, मैं अपने ही उसमें होता हूँ। यार वॉइस नहीं आ रहा, पता नहीं यार, बहुत टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं आज। मेरे को भी एक बार डिस्टर्ब हो गया मैं कहीं इस चीज की वजह से। और बाकी लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार मेरे को कंफर्म कर दो यार। यार एक बारी जब आपको वॉइस ना आए ना तो ट्राई किया करो अपना, एक बारी नेट रीलोड किया करो, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है एक बारी। मुझे क्योंकि मेरा वाईफाई डाउटफुल लग रहा है आज। तो ठीक है अगर तुम्हें आ रहा है तो मैं जैसे बता रहा था, तो हमें दूसरी जो कंडीशन फुलफिल करनी है, कोर्ट को पहले तो हमने बताना है कि जब ये एक्ट हुआ है उस टाइम पे वो बंदा इंसेन था। दूसरी चीज हमें जो कोर्ट को बतानी है, कोर्ट को हमें ये चीज बतानी है कि उसकी इंसैनिटी ऐसी थी कि वो इनकेपेबल था अंडरस्टैंड करने का कि वो नेचर ऑफ द एक्ट, उस एक्ट का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, या फिर वो इस चीज को समझने के लिए इनकेपेबल था कि वो जो कर रहा है वो गलत है, रॉन्गफुल एक्ट और इलीगल एक्ट। ये चीजें आती हैं कई बारी आपके एग्जाम में। और एक इसी जो हम लोग कहते हैं ना नॉटिंघम केस ने क्या रूल सेट किया, नॉटिंघम केस की जो फाउंडेशन है ना वो हम लोग सेक्शन 84 में देख लेते हैं। नॉटिंघम केस बेसिकली 1843 का है और आईपीसी 1860 में लिखा गया। तो बेसिकली काफी जो हम लोग कहते हैं ना, मैं कॉलेज में जब लिखा तो काफी प्रिंसिपल्स उसने इंग्लिश प्रिंसिपल्स उठाए। और इसीलिए रिफॉर्मेशन की बात भी करते हैं कि हम आईपीसी की रिफॉर्मेशन की बात करते हैं कि यार ये हम लोग को अंग्रेजों को लॉ चला रहे हैं। भले ही अंग्रेजों को लॉ हो, बट ये काफी नॉटिंघम केस बड़ा ही इंटरनेशनल केस है और काफी जगह इंप्लीमेंटेशन है इसकी। तो नॉटिंघम केस ने भी यही चीज सेट करी थी। नॉटिंघम केस की अगर हम रूलिंग पे आते हैं तो नॉटिंघम केस की बेसिक फैक्ट्स में एक बार बता देता हूँ क्या थे नॉटिंघम केस के। नॉटिंघम केस में क्या होता है कि यार वो जो बंदा होता है वो इस डिल्यूजन में होता है। यार एक मिनट रुक जाना यार। सॉरी यार, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी तो मैं उसको उठवा रहा था एक बारी। तो नॉटिंघम केस की मैं फैक्ट्स बता रहा था। नॉटिंघम केस के जो बेसिक फैक्ट्स है वो ये था कि यार वो जो हमारा बंदा होता है वो बेसिकली इस डिल्यूजन में होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना उसने उसको किसी तरह से इंजर्ड किया है।
तो उसके मन में ये डिल्यूजन घूमती रहती है कि यार इसने मेरे को किस तरह से इंजर्ड किया, तो वो प्राइम मिनिस्टर से बदला लेना चाहता है। अब वो प्राइम मिनिस्टर को मारने जाता है, बट वो प्राइम मिनिस्टर की जगह सेक्रेटरी को प्राइम मिनिस्टर समझ के सेक्रेटरी को मार देता है। तो वो जब सेक्रेटरी को मार देता है, तो उसके बाद जब कोर्ट में केस आता है, वो ये प्ली उठाता है इंसैनिटी की जब प्ली उठाता है, कोर्ट उसको इंसैनिटी के ग्राउंड पे इम्यूनिटी दे देती है। इसके बाद ये केस इतना कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को इंसैनिटी के ग्राउंड को क्लियरली बताना पड़ता है कि हम किस बेसिस पे इंसैनिटी के प्ली को हम मानेंगे। उसके वजह से हम जो बोलते हैं नॉटिंगन रूल्स निकले, नॉटिंगन केस से नॉटिंगन रूल्स निकले। नाम वगैरह पे मैंने इतना फोकस नहीं किया, मैं बेसिक फैक्ट्स पे फोकस कर रहा हूँ। तो नॉटिंगन रूल्स लिखे, जिसके अंदर एक जो लाइन है वो यही है, to establish the defense of insanity, it must be clearly provided that at the time of committing of the crime, the person was so insane as not to know the nature of the act, or to qualify the act that he was doing or to qualify the act he was doing, or he did not know that what he was doing was wrong. यही प्रिंसिपल आपको सेक्शन 84 में दिख जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा नहीं है कि यार मैं नॉटिंगन केस अलग से जाके पढ़ने बैठ जाऊं, 84 आपने पढ़ा, नॉटिंगन केस आपकी साइड से हो चुका है, और ऐसे बेसिक फैक्ट्स नहीं आते हैं यार केसेस के। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि नॉटिंगन केस के फैक्ट्स बता दो हमें। नॉटिंगन केस इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो, बट आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉटिंगन केस की इंप्लीमेंटेशन कहाँ है, सेक्शन 84 में है। इसी के साथ इंसैनिटी कवर हो जाता है, इंसैनिटी में इसके आगे नहीं आता है, इसके आगे वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके आगे यार इंसैनिटी के बाद हम लोग आते हैं बेसिकली इंटॉक्सिकेशन पे। धीरे धीरे करके यार सारे ही डिफेंसेस में करा रहा हूँ जनरल एक्सेप्शंस, क्योंकि इसमें से केसेस आते हैं और इसमें से ही गेम घूमती है। तो इंटॉक्सिकेशन दो टाइप की होती है, एक वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी, इनवॉलंटरी जिसको हम बोलेंगे। तो जो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है ना, जो इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है कि यार मेरे को किसी ने जबरदस्ती पिलाई पहली, दूसरी किसी ने मेरे जबरदस्ती पिलाई, किसी ने मेरे नॉलेज के बिना, किसी ने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया और मैं समझा कि यार इसकी तो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है और मैंने वो ड्रिंक ले ली है। तो अगर इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन होगी, इस चीज को इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, ये दो केसेस में होती है। पहली विदाउट नॉलेज, दूसरी बाय फोर्स और अगेंस्ट द विल। ये दो केसेस में हम कहते हैं कि इंटॉक्सिकेशन होती है। ऐसे केसेस में ना हम लोग कहते हैं कि वो उस बंदे का मेंस्ट्रिया नहीं है, हम लोग इसको डिफेंस दे देते हैं, जनरल एक्सेप्शन दे देते हैं। हम कहते थे कि यार उसको हम इम्यूनिटी ग्रांट कर रहे हैं क्योंकि उस बंदे का कोई इंटेंशन नहीं था, अल्कोहल की वजह से उसका जितना माइंड था, उसके माइंड के ऊपर, उसकी रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अल्कोहल ने टेक ओवर कर लिया है। इसकी वजह से हम उसको एक जनरल इम्यूनिटी दे देते हैं, इसकी वजह से हम उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देते हैं। इस चीज में एक चीज हमेशा याद रखनी है, सेक्शन 85 जब हम कह रहे हैं, इस चीज में हमेशा याद करनी है, सेक्शन 85 जब एब्सोल्यूट इम्यूनिटी की बात आती है, वो अगेंस्ट द विल या फिर विदाउट नॉलेज ही होगी उस बंदे के। इसलिए ये इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में ही दी गई है जनरल इम्यूनिटी। बंदा खुद से ड्रिंक करता है और उसके बाद वो क्राइम करता है तो कोई इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में देखो, अल्कोहल का एक बेसिक सेंस तो हम मान ही लेते हैं कि अल्कोहल कई बारी ज्यादा अल्कोहल, इसलिए मैं एक चीज आगे भी इस चीज को कवर करूंगा कि यार अल्कोहल आपके माइंडसेट को हैम्पर करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को हैम्पर करता है। जो बंदा सैनिटी में वो काम ना करे, वो शायद अल्कोहल के वजह से वो चीज करने लग जाए। इसलिए ये एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है कि यार उस बंदे के क्या फॉल्ट रहा, उस बंदे ने ना वो ड्रिंक खुद ली, उसको जबरदस्ती पिलाई किसी ने, उसके बाद वो एक्ट करता है, तो हम लोग कह देते हैं कि यार इसको एक इम्यूनिटी हम ग्रांट करते हैं। बट ये इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन पे है। सपोजिंगली वो खुद ही इतनी ड्रिंक करके कोई क्राइम कमिट करता है, तो सेक्शन 86 क्लियरली कहता है देयर शैल बी नो इम्यूनिटी इन सच केस। मैं आपको इस बार पे डिस्कस करूंगा जब हम 86 पे एक बार फिर वापस आएंगे। तो 85 की ना कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था इंसैनिटी में कंडीशंस हैं, वैसे ही सेक्शन 86 में भी कंडीशंस हैं, वैसे ही सेक्शन 85 में भी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो मैं आपको 3-4 बार क्लियर कर ही चुका हूँ, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन होनी चाहिए विदाउट नॉलेज और विदाउट विल, विदाउट नॉलेज या फिर फोर्स के थ्रू हमने ये किया है। दूसरी कंडीशन जो कि हमने इंसैनिटी के टाइम पे भी करी है, वो दूसरी कंडीशन ये है कि वो इंटॉक्सिकेशन इतनी होनी चाहिए कि उसकी वजह से ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट।
knowing या understanding the nature of his act, या फिर कि उसको पता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वो कुछ गलत है या कुछ इलीगल है। जो हमने इंसैनिटी में भी कवर किया था, उसको ये चीज़ का पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि यार किसी ने मेरे को इनवॉलंटरी ड्रिंक दी, बट थोड़ी-सी ड्रिंक दी, उसके बाद भी मेरी सैनिटी रहती है, उसके बाद भी मेरी अंडरस्टैंडिंग रहती है और मैं जाके क्राइम कमिट कर देता हूँ इंटेंशनली, उस केस में मेरे को इम्यूनिटी ग्रांट नहीं होगी। तो जब कोर्ट के पास केस जाता है, आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जनरल एक्सेप्शंस को ना अक्यूज़ को ही प्रूव करना पड़ता है। नॉर्मल बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, बट जब मैं एग्जेम्पशंस की प्ली लेता हूँ, तो मेरे को ही कोर्ट में जाके प्रूव करना पड़ेगा कि यार पहली चीज़ मैं ये प्रूव करूँगा कि यार जो ये इंटॉक्सिकेशन हुई थी, ये मेरी विल के अगेंस्ट हुई थी, मेरे को पता ही नहीं था किसी ने मेरे को दारू पिला दी। दूसरी चीज़ मुझे ये चीज़ कोर्ट को प्रूव करनी पड़ेगी कि वो इंटॉक्सिकेशन इतनी ज़्यादा थी कि इस उस इंटॉक्सिकेशन ने, उस अल्कोहल ने मेरे माइंड की सैनिटी को कवर कर लिया, जिसकी वज़ह से मेरी परसेप्शन ही खराब हो गई अंडरस्टैंड करने की कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं सेक्शन 85 की। उसके बाद हम 86 पे आते हैं। तो 86 मैंने जैसे पहले बताया कि बेसिकली अगर आप देखो कि यार मैं ड्रिंक करके कोई क्राइम कमिट करने लग जाऊँ और बोल दूँ कि यार मैं तो इंटॉक्सिकेटेड था, मेरा मेंसरिया नहीं हो सकता, तो यार एक तो लिबर्टी टू क्राइम हो जाएगी। तो इसलिए 86 आपको क्लियरली ये बताता है कि अगर कोई बंदा वॉलंटरी इंटॉक्सिकेट करता है, वॉलंटरी उसने खुद ने ड्रिंक करी, तो उसकी जो इंटेंशन और नॉलेज है ना, वो हम उतने ही मानेंगे जितनी एक सेन बंदे की नॉलेज होगी। तो सपोजिंगली अगर एक बंदा, मतलब ये काफी केसेस आ भी चुके हैं कि लोग ड्रिंक करके, काफी ज्यादा ड्रिंक करके शादियों में गन फायर करने लग जाते हैं और वो गन फायर जाके किसी को लग जाती है, तो इस केस में सेक्शन 299 बेसिकली 304 में पनिशमेंट होगी, बट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस है। मेरा चाहे कोई इंटेंशन नहीं था वो गोली चलाने के जाके किसी को लग जाए, पर वो जैसे मैंने कहा कि इतना ज़्यादा ही नेग्लिजेंट एक्ट है, ग्रॉस नेग्लिजेंट एक्ट है कि उस एक्ट की वजह से मेरे को पनिशमेंट नॉलेज की बेसिस पे दी जाएगी। और सपोजिंगली मैंने वो ड्रिंक करके भी करी है, तब भी मेरे को सेम पनिशमेंट दी जाएगी। अगर मैं बिना ड्रिंक के भी करता वो फायरिंग, तब भी मेरे को सेम पनिशमेंट दी जाएगी। ये 86 कहता है आपका। सेक्शन 86 सिंपल है, इसमें आपको इतना कुछ है नहीं कि मैं इतना कुछ डीप में जाऊं। यही चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट्स इंसानिटी वाली ही आ जाती है कि इंटॉक्सिकेशन 85 में जब मैं बात करता हूँ कि यार रिक्वायरमेंट्स इंसानिटी वाली है कि यार जो उस टाइम पे मेरी स्टेट ऑफ माइंड है वो इतना ही ज़्यादा खराब होना चाहिए कि मेरा मेंसरिया जो है ना वो डाइल्यूट हो चुका है। मेरा मेंसरिया, मेरी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उस टाइम पे कि जो मैं कर रहा हूँ कितना गलत है। ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है मेरे को उस टाइम पे। तो इसी के साथ इंटॉक्सिकेशन भी यार कंप्लीट होता है। अब जो है ना, जो सेक्शंस हैं, कंसेंट वाले सेक्शंस, इसमें कंसेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा सेंसिटिवली इस चीज़ को समझना, क्योंकि काफ़ी लोग कंसेंट को थोड़ा गलत समझ लेते हैं। और कंसेंट आप लोग जब आओगे अपने सेमेस्टर्स में या अपनी लाइफ में, ये चीज़ कंसेंट जो आईपीसी का है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है। कंसेंट बेसिकली सेक्शन 87 में आपको कंसेंट मिलेगा, 88 में मिलेगा और 89 और 91 में। बाकी हम लोग करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिक हम लोग जब कंसेंट की बात करते हैं तो हम लोग इसका एक मैक्सिमम 87 से जो रिलेट करता है, ये आपने टॉर्ट लॉ में भी किया होगा, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। सेक्शन 87 से ये रिलेट करता है कि अक्यूज को अगर कोई हार्म होती है विद कंसेंट, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन इंजरी। मीनिंग, बेसिक बेयर मीनिंग यही है, हार्म कॉज टू अक्यूज, harm caused by accused with consent cannot be considered as legal injury। ये cannot be considered as injury। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यार आप लोगों ने टॉर्ट लॉ में भी किया होगा ये वाला मैक्सिम। तो आप समझ सकते हो कि यार दो जगह पे ये मैक्सिम आ रहा है, तो ये मैक्सिम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉरंटी नॉन फिट इंजरी कई बार पेपर्स में पिछली बार भी आ चुका है। तो हम लोग अगर देखें तो यार इस जो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है ना, उसके प्रिंसिपल के पीछे ये प्रिंसिपल है कि यार अगर अक्यूज मेरे को हार्म कॉज करने की परमिशन दे रहा है और उसके बाद वो हार्म कॉज होती है, तो मेरे को उस चीज के लिए क्यों पनिश किया जाए। बट इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, ठीक है। प्रिंसिपल यही है, उसकी बड़ी लिमिटेशन जो है, however that harm cannot be a threat to life, जिसके अंदर हम कहते हैं कि वो जो हार्म है वो ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ से रिलेट नहीं होना चाहिए।
तो सपोजिंगली मैंने यार अपने सर के ऊपर एक सपोजिंगली एप्पल रख लिया और मैंने बंदे को कहा कि यार शूट कर मेरे को, मैं तेरे को कंसेंट दे रहा हूँ कि यार कुछ होगा तो तेरे कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। अगर ऐसी सिचुएशन में कंसेंट दी जाएगी तो कंसेंट को कंसेंट ही माना जाएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उस बंदे को नॉलेज है कि इस बंदे को अगर मैं शूट कराऊँ और वो गलत गलत जगह चली जाएगी, गोली गलत जगह चली गई, मेरी इधर उधर की गोली चली गई, तो उस बंदे की डेथ हो जाएगी। इसलिए हार्म वाला फैक्टर जो है, इसलिए जो कंसेंट वाला फैक्टर है, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल जहाँ पे बंदे को नॉलेज या उसका हो कि ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ कॉज होगी। तो यही वाला एग्जांपल ही लेके चलो कि यार एप्पल वाला जो एग्जांपल है उसको अपने माइंड में रखना है। बेसिक प्रिंसिपल यही है, अगर किसी और को रिस्क लेनी है, ठीक है, छोटे हार्म के लिए, नॉट फॉर लाइफ के हार्म के लिए, किसी को रिस्क लेनी है अपने छोटे हार्म के लिए और वो रिस्क ले लेता है, तो अक्यूज क्यों उस रिस्क की वजह से सफर करे। बेसिक सिंपल एग्जांपल, यार मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर को कहता हूँ कि यार आप मेरे को इंजर कर सकते हो, मैं आपको इंजरी बेसिक हार्म की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए बोलता हूँ। हम लोग ये डॉक्टर वाला एग्जांपल आगे भी करेंगे, बट मैं फिर भी एक बार इसको ले रहा हूँ। तो ये डॉक्टर वाला एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यार आप मेरे को थोड़ी इंजरी कर सकते हो, तो वो उस टाइम पे मैं उसको डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने डॉक्टर को कंसेंट दिया है, वो एक इम्प्लाइड कंसेंट दी है। आपकी जो ये सेक्शन 86 का है, नहीं 87 का जो आप इलस्ट्रेशन भी देखेंगे ना, इलस्ट्रेशन भी इसी चीज के अराउंड घूमता है। ए एंड जेड बेसिकली फेंसिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, और एक इम्प्लाइड कंसेंट, दो टाइप की कंसेंट होती है। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा बहुत कर लिया है, पहले भी हो चुका है। दो टाइप की कंसेंट होती है, एक्सप्रेस कंसेंट और इम्प्लाइड कंसेंट। दोनों ही चीजों का इसमें इन्वॉल्वमेंट क्लियरली बताया गया है कि इम्प्लाइड दोनों ही चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी। इम्प्लाइड कंसेंट को भी हम मान के चलेंगे। तो इस केस में ए और जेड जब फेंसिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनकी इम्प्लाइड एग्रीमेंट होती है कि यार आप फेंसिंग कर रहे हो, बेसिकली अगर मैं बॉक्सिंग करने किसी के साथ जा रहा हूँ, तो मैं ये इम्प्लाई करके उसको कंसेंट दे रहा हूँ कि मेरे को छोटी इंजरी, स्मॉल हार्म वो कॉज कर सकता है, उसका उस बंदा वो मेरे को स्मॉल हार्म कर सकता है, और उस कोर्स में अगर मेरे को छोटी इंजरी हो जाती है या फिर मेरे को कोई इंजरी हो जाती है उस टाइम पे, तो ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यही आपका रिलेट करता है, ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। This agreement implies the consent of each to suffer any harm which in course of fencing may be caused without foul play. And if A, while playing fairly, hurts Z, A commits no offense. क्लियर बात है कि यार अगर ए और जेड आपस में लड़ रहे थे, फेंसिंग कर रहे थे, और उसकी वजह से ए को थोड़ा बहुत कुछ लग जाता है, तो उसके लिए जेड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यही चीज कह रहा है। अब इसमें काफी लोग कुछ अपना इन्वॉल्व करने लग जाते हैं कि यार जैसे मेरे को भी ये, जब मैं ये कर रहा था, ये सेक्शन जब मैं कर रहा था, तो फेयरली का क्या चीज का इंटरप्रिटेशन है। तो इसका यार मैंने भी एक बुक से ही पढ़ा था, केडी कौर में एक बेसिकली केस था। उस केस में क्या होता है कि फुटबॉल मैच चल रहा होता है, फुटबॉल मैच में भी इम्प्लाइड कंसेंट होती है, बट फुटबॉल मैच में आप फाउल प्ले भी होता है कि यार एक बंदा फाउल प्ले कर लेता है। तो वो बेसिकली जब वो बंदा रन कर रहा होता है, वो पीछे से उसको पैर मार देता है और जिसकी वजह से वो गिर जाता है और उसको इंजरी आ जाती है। अब वो बंदा जिस जो इंजर्ड होता है वो केस लेके जाता है कोर्ट में, और वो कोर्ट में कहता है कि यार इसने जो किया ना वो एक फाउल प्ले था, इसलिए मैं कोई भी मैंने भी जो जो कंसेंट जो मैंने दी थी ना, वो कोई भी फाउल प्ले के लिए नहीं थी। नॉर्मल गेम रूल्स में अगर गेम खेली जाती, उस चीज में मेरे को इंजरी होती, तो मैं बोलता कि वॉलेटाइल नॉन फिट इंजीरिया का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। बट इसने जो किया है वो एक फाउल प्ले है, इसकी वजह से वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया अप्लाई नहीं होना चाहिए, मेरी कंसेंट इस चीज के लिए नहीं थी। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि यार स्पोर्ट्स एक ऐसा पैशनेट सा एक गेम है, या फिर फुटबॉल का इसने बेसिकली एग्जांपल दिया था कोर्ट ने कि फुटबॉल एक पैशनेट सा गेम है, इसमें अगर कोई बंदा हल्की सी फाउल प्ले करता है या फिर जो इतना ग्रीवियस नहीं होता है, ये नहीं कि यार आप उसको रोकने के लिए, बेसिकली वो बंदा भाग रहा है आपका और उसको रोकने के लिए आप उसके मुंह पे मुक्के मारना शुरू कर देते हो, ये नहीं, पर एक बेसिकली वो बॉल रोकने के लिए उसको पीछे से मार देता है, ऐसी हल्की फुल्की कोई चीज कर देता है, तो हम लोग उस चीज के लिए क्रिमिनलिटी नहीं रखेंगे। उस चीज के लिए गेम के रूल्स हैं, उसको रेड कार्ड मिल जाएगा, वो गेम से बाहर हो जाएगा। इसलिए ये चीजें को ध्यान रखना है, ज्यादा आपको इसमें आना नहीं है कि यार आपसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट फिर भी मैं क्लैरिटी के लिए बता रहा था कि यार कैसी चीजें क्या 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 इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि मेरे को एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा था, बाई चांस मैंने बुक में पढ़ लिया तो मेरी माइंड में रहा ये एग्जाम्पल, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी 87 में यही प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल हमारा यही है। इसकी जो कंडीशंस हैं 87 की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यार श्रेय का कोई क्वेश्चन है, तुम अगर लिख सकते हो तो बेटर रहेगा।
यार मुझे एक्चुअली कोई इशू नहीं है तुम्हारे को वॉइस का कमांड देने में, बट कई बार क्या होता है कि बच्चे टॉपिक से भी आगे चले जाते हैं, इसलिए ही एग्जाम्पल मैं रिपीट कर देता हूँ। फुटबॉल का एग्जाम्पल मैंने लिया था, फुटबॉल वाले एग्जाम्पल में यार वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जाम्पल है। एक मिनट में, हाँ, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में ये होता है कि यार क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं, क्रिकेट ज़्यादा इजी रहता है याद करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, नॉर्मली हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसमें क्या होता है कि यार मैं एक फुल टॉस डालता हूँ, बेसिकली नो बॉल डालता हूँ अबव वेस्ट की बॉल, जो कि क्रिकेट रूल्स के अकॉर्डिंग फाउल प्ले है। यार आयुष वॉइस नहीं आ रहा। मैं बार बार यही कहूँगा, अपना रीलोड करके देख लिया करो, बता दो यार एक बार अगर वॉइस नहीं आ रहा है तो। इट्स क्लियर यार, वॉइस का यार प्लीज थोड़ा मैसेज सोच के क्या करो, क्योंकि आपके एंड पे वॉइस क्लियर है। वॉइस का यार मैसेज थोड़ा सोच के किया करो, अपना ही रीलोड एक बार करके देख लिया करो, उसके बाद ही करा करो। बाकी अगर किसी का नेट में कोई इश्यूज होते हैं तो वीडियो पे वीडियो आ जाती है, नो इशू रिगार्डिंग वॉइस एंड स्क्रीन। ठीक है यार, वॉइस का इशू नहीं है। तो मैं क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा था। क्रिकेट में सपोजिंगली जो नो बॉल वेस्ट के हाइट के अबव की बॉल होती है वो नो बॉल होती है, बेसिक रूल मेरे को लगता है सबको पता होगा। तो सपोजिंगली मैंने बॉल डाली और वो बंदे के सर पे जाके लग गई या कहीं पे भी जाके लग गई है उसके वो बॉल। अब वो बंदा कहता है कि यार ये तो नो बॉल पे मैं इंजर्ड हुआ हूँ, नो बॉल की मैंने कोई कंसेंट नहीं दी थी, नॉर्मल बॉल पे मैं इंजर्ड होता तो आप मान लेते कि मेरी कंसेंट थी, इसलिए मेरी इंजरी के ऊपर कोई आपको क्रिमिनलिटी नहीं बनती। बट मैं क्योंकि मैं नो बॉल पे इंजर्ड हुआ हूँ, इसलिए आप मेरे को कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप मेरे को इसलिए आप इस बंदे को क्रिमिनल चार्जेस में फंसाइए, इस बंदे के ऊपर केस चलाइए, क्योंकि इस बंदे ने तो नो बॉल डाल दी जो कि फाउल प्ले है। तो इस ऐसे ही केसेस में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि स्पोर्ट्स के टाइम पे कुछ फाउल प्लेस हो जाते हैं, कुछ पैशन में कुछ चीजें हो जाती हैं, उन चीजों वो चीजें जब तक बहुत ज्यादा ग्रीवियस नहीं होंगी तब तक उन चीजों के ऊपर क्रिमिनलिटी नहीं रखी जाएगी। अगर मैंने नो बॉल डाली है तो अंपायर मेरे को एक वार्निंग देगा और वो कहेगा कि ये नो बॉल है, उसकी अगली बार मेरे को फ्री हिट भी मिल जाएगी, मेरे को उस टाइम पे उस चीज की पनिशमेंट गेम प्ले में ही मिल गई है, तो उसके ऊपर हम क्रिमिनलिटी पे नहीं जाएंगे। सपोजिंगली ये नो बॉल की जगह मैं क्या करता है यार, बॉल मेरी बॉल पे उसने सिक्स मार दिया, मेरे को गुस्सा आ जाता है और मैं बॉल उठा के उसको मारना शुरू कर देता हूँ बिना बॉलिंग करे। इस चीज की कंसेंट नहीं है इस चीज में, क्योंकि आपको ये समझना है कि यार कितनी ग्रेविटी है उस चीज के ऊपर आपने जाना है। ये एग्जाम्पल इसीलिए मैंने दिया कि यार ग्रीवियस एक्ट करना शुरू कर दिया, जहां पे भी ग्रीवियस एक्ट करना शुरू हो जाऊंगा वहां पे वहां पे कोर्ट देखा क्रिमिनलिटी। जब फाउल प्ले होगा, नॉर्मल फाउल प्ले गेम्स में होता है, उसका जो पनिशेबिलिटी होगी वो गेम रूल्स के अकॉर्डिंग ही हो जाएगी। ये बेसिक एग्जाम्पल है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं यार समझने का, और ये एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल आता भी नहीं पेपर में। ये मैंने सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए थोड़ा सा कि यार मैंने कहीं बुक में पढ़ा और थोड़ा सा तुम्हें बता दूं कि ऐसे भी होता है, क्योंकि यार मेरे मन में भी एक क्वेश्चन आया था कि यार अगर मेरे को बेसिकली एक बारी टॉट लॉ में भी एक डिफेंस है एक, और टॉट लॉ में हम पढ़ते हैं इसके बारे में, केस भी आता है टॉट लॉ में कि ग्राउंड के बाहर किसी को लग जाती है तो क्या डिफेंसेस होंगे या नहीं होंगे, वो आप जब आएंगे तब आप देख लेंगे। तो कंडीशन जब मैं कर रहा था सेक्शन 87 की, उसमें सबसे जो पहली कंडीशन है, जो बंदा कंसेंट दे रहा है वो 18 ईयर्स और अबव होना चाहिए। 18 ईयर्स और अबव नहीं है, 18 ईयर्स एंड अबव है, मतलब 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए। 18 साल का भी हो गया उस दिन, वो बर्थडे वाले दिन उस टाइम पे, तो उसकी कंसेंट नहीं है, 18 से ऊपर की बात है। ठीक है, तो 18 ईयर्स अबव, 18 साल से वो ऊपर होना चाहिए। दूसरी, उसकी कंसेंट वैलिड कंसेंट होनी चाहिए। वैलिड कंसेंट का कॉन्सेप्ट हम करेंगे अभी, कंसेंट में आपको समझाऊंगा वैलिड कहाँ होती है। सेक्शन 90 बेसिकली कंसेंट को आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ केसेस में कंसेंट क्लियरली नहीं हुई। आईपीसी का सेक्शन 190, सेक्शन 90। तो कंसेंट जो होनी चाहिए वो सेकंड चीज वैलिड होनी चाहिए। जो तीसरी चीज है, उसका जो ये हम लोग गेम प्ले कर रहे हैं या जो हमने एक्ट किए, उस बंदे ने एक्ट किया है, उसका कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए। फर्स्टली ग्रीवियस हर्ट का, सेकेंडली डेथ का। देखो, मैं किसी के साथ बॉक्सिंग मैच में हूँ, तो मेरा इंटेंशन इतना तो होगा कि उसको सिंपल हर्ट तो हो जाए। मेरा इंटेंशन इतना तो होगा कि, और मेरा इंटेंशन ये होगा कि उसको थोड़ी बहुत हार्म तो मिलेगी ही। मैं ऑब्वियसली उसके साथ बॉक्सिंग कर रहा हूँ, मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार इतनी भी इंजरी ना मिले। ठीक है, बट मेरा इंटेंशन उसको ग्रीवियस हर्ट देने का नहीं होगा। मेरा इंटेंशन नॉर्मल होगा कि यार मैं उसके साथ बॉक्सिंग मैच में हूँ, मैं उसको नॉर्मली इंजरी थोड़ी बहुत करना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत इंजरी। तो नो इंटेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट और डेथ, ये चीज आप याद रखना।
एक और चीज जो मैंने एप्पल वाला एग्जांपल दिया था वो यहीं से मैं कह रहा था, विदाउट नॉलेज ऑफ ग्रीवियस हर्ट और डेथ। नॉलेज और इंटेंशन दोनों को हम बेंसरिया लेते हैं, बट नॉलेज और इंटेंशन में फर्क होता है। इंटेंशन बेसिकली ये हो गया कि यार मैं ये चीज करना चाहता हूँ, मैं उस बंदे को, जैसे कि मर्डर वाला एग्जांपल लूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि यार मैं स्ट्रेट किसी के ऊपर गोली लगता हूँ और मैं उसको शूट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी इंटेंशन था कि उस बंदे को मारूं। दूसरा केस ये हो जाता है कि यार जैसे वो मैंने पार्टी में गन चलाने वाली बात की थी कि मैं पार्टी में ओपनली फायर कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर ये एक नॉलेज है कि ये गोली किसी को भी लग सकती है, तो नॉलेज और इंटेंशन में फर्क होता है। ऐसे ही जो एप्पल वाला एग्जांपल दे रहा था, मैं अपने सर के ऊपर एप्पल रख के बैठा हूँ, ठीक है, और वो जो सामने ए मेरे को मार रहा है, मेरे पे गोली चला रहा है, वो ए का कोई इंटेंशन नहीं है। ए का इंटेंशन है कि यार मैं एप्पल पे गोली चलाऊं, ए का कोई इंटेंशन नहीं कि मेरे को गोली लगे। बट ए के पास ये नॉलेज तो है, उसको ये तो पता है कि यार अगर मेरी गोली हल्की फुल्की मिस हुई तो इसके सर पे लगी और ये बंदा मर जाएगा। तो अगर ऐसा केस होगा तो 87 अप्लाई नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्लियरली सेट है। इसकी ग्रेविटी आप समझिए कि यार कोई भी एग्रीमेंट आपको किसी की जान लेना या किसी को ग्रीवियस हर्ट करना अलाउ नहीं कर सकती। एक लाइन जो बड़ी ही अच्छी आती है, एक बारी मैंने कहीं लिखी भी थी यार शायद, सर्टेन हार्म्स कैन नॉट बी कॉज्ड इवन विद एग्रीमेंट। ये एक बारी लाइन में लिख भी देता हूँ। तो ये दोनों लाइनें अपने पास भी लिख लेना, क्यों ये प्रिंसिपल ग्रीवियस हर्ट और डेथ के ऊपर अप्लाई नहीं करता। ये दोनों लाइन में वो चीज क्लियर होती है कि यार जो चीजें आपको वैसे ही लॉ अलाउ नहीं करता, लॉ अलाउ नहीं करता आप किसी की डेथ कॉज करें, लॉ अलाउ नहीं करता कि आप किसी की ग्रीवियस हर्ट करें, ऐसी चीजें एग्रीमेंट भी अलाउ नहीं कर देगी, ऐसी चीज कंसेंट भी अलाउ नहीं कर देगी। तो कंसेंट, ग्रीवियस हर्ट और जो हमारा ग्रीवियस हर्ट और उसके अलावा हमारा जो डेथ का केस है, इस चीजों में कंसेंट अप्लाई नहीं करता। ये हम लोगों ने 4 कंडीशंस आप लोग अपनी साइड से रख लेना कि यार ये 4 कंडीशंस हैं। क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कंडीशंस क्या हैं, तो एक बार अपनी साइड से रख लेना, क्योंकि 87 की एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, एक नया सेक्शन है, और वॉलंटाइन नॉट फीलिंग इंजीरिया एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इटसेल्फ है, टॉर्ट लॉ में भी आता है और आईपीसी में भी इसका जिक्र है। अब जब हम कंसेंट की बात कर रहे हैं तो मैं कंसेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी का कोई यहाँ तक का डाउट है तो पूछ ले, क्योंकि बाद में भी पूछ सकते हैं वैसे तो, बट किसी का कोई यहाँ तक है, क्योंकि ये थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यार अगर ऑडियो ऑन कर सकता तो मैं अपनी साइड से कर देता, एक बार रुकने यार, ऑल म्यूटेड हटा दूं तो यार शशांक हटा सकते हैं एक बार। तो ओके मैंने ओके कर ओके दिया है यार अभी थोड़ी ऐसी, देर के लिए, अगर आप बताइए। ऐसी चीजें आप चैट में लिख लिया करो, क्योंकि वॉइस की चीज थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ये कंडीशन है यार, मैं एक बार इसको भी हटा देता हूँ। ये कंडीशन है, आप लोग लिख लीजिएगा ये कंडीशन अपने पास नोट्स में, स्क्रीनशॉट ले लो यार अभी तो, ऐसे क्लास को रोकना किसी की नोट डाउन करने के चक्कर में। बिल्कुल रिया जैन, बिल्कुल सही बात है यार कि ऐसी एग्रीमेंट, वर्ड एबिनिशो, ऐसी एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है लॉ के अंदर। मेरी वही मैं एग्जांपल बार बार दूंगा कि यार कोई मेरे को मैंने किसी को कंसेंट दे दिया कि यार अंधाधुंध गोलियां चला मेरे पे, ऐसी एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है। लॉ इस एग्रीमेंट को नहीं, ऐसी एग्रीमेंट्स को नहीं मानेगा। ठीक है यार, डन, वेरी गुड। बाकी मैं यार कंसेंट पे आ रहा हूँ। कंसेंट एक, ओके ओके थैंक यू। कंसेंट एक इम्पॉर्टेंट सिनारियो है। कंसेंट यार अगर आपको पता हो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अगर आप रेप की बात करते हैं, रेप सेक्शन भी मैं एक बार आज आ जाता हूँ, कवर नहीं करा रहा हूँ यार मैं रेप पूरा, क्योंकि रेप इतना डिटेल में नहीं आता है वैसे। इसकी जो अमेंडमेंट्स हैं, हम लोग जब, मैं यार एक आध क्लास ऐसे लूंगा जो मैं न्यूज़ वाले जो चीज़ें रही हैं उसमें मैं सिर्फ न्यूज़ वाली चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करूंगा। उस टाइम पे मैं अमेंडमेंट्स जो 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 आई थी और निर्भया रेप केस के पास, निर्भया केस के बाद, वो मैं अमेंडमेंट्स डिस्कस कर लूंगा।
बाकी एक बार रेप पे आ जाते हैं। या तो हम लोग जब रेप को डिस्कस करते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे ऊपर की कंडीशंस हैं, आप ऊपर की कंडीशंस देखेंगे तो एक चीज आप अपने बेरक में भी नोट करेंगे कि जो हमारा ऑफेंस ऑफ रेप है, इसको मैं एक बार अपनी बेरक में से दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें से थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्या ना। जो हमारा रेप का ऑफेंस है उसमें अमेंडमेंट आई थी और उसको पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया था। पहले जो रेप का लॉ था ना, उसके अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ था, जो पहले 2013 से पहले का रेप का लॉ था उसके अंदर लिखा हुआ था, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप हु एक्सेप्ट इन केसेस हियर अंडर रेफर्ड एक्सेप्ट हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन अंडर सर्कमस्टेंसेस फॉलिंग अंडर द सिक्स फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। जो पहले रेप का लॉ था उसके अंदर सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स की जिक्र था। आज की डेट में रेप का लॉ एक्सपैंड कर दिया गया है। अगर आप रेप का लॉ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यार penetrates his penis to any extent into vagina, mouth, urethra, anus or penis or make her to do with him और चीजें मतलब इसमें लिखी हुई हैं, insert to any extent object वगैरह। सेक्सुअल इंटरकोर्स की लिमिटेशन से हम लोगों ने आगे बढ़ चुके हैं। आज की डेट के अंदर काफी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं मेरे, जब मैंने एंट्रेंस दिया था तब ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि यार रेप के बेसिकली क्वेश्चन यही आया था कि व्हाट विल अमाउंट टू रेप। उसके अंदर पहला ए आ गया सेक्सुअल इंटरकोर्स, बी आपका आ गया कि पेनिट्रेटिव एक्ट, जिसके अंदर ये नहीं लिखा था कि वेजाइना के अंदर वो पेनिट्रेटिव एक्ट है, वो किसी और बॉडी पार्ट का पेनिट्रेटिव एक्ट था। या फिर उसके अंदर लिखा गया था कि यार इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इनटू प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, जो ये बॉडी पार्ट्स में मेंशन है इन सब के बारे में जिक्र किया था। तो आपको यार इसमें कुछ इतना समझाने का बेसिकली इतना नहीं बचता मेरे पास। आप लोग एक बे रीडिंग देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यार ये एक्सपैंडेड हो चुकी है डेफिनेशन। उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमने अपने आंसर्स को देना है। मैंने ये आंसर अपने टाइम पे भी गलत कर दिया था क्योंकि मेरे को यार याद ही नहीं आ रही थी कि रेप में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुई हैं, तो इसको थोड़ा बहुत याद ही करना पड़ेगा। मैं इसमें इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि क्लियरली चीजें में दी गई हैं। इसमें जो चीज एक चीज मैं आपको नोट करवाना चाहता था वो ये था कि अगर आप इसका सेकेंडली जो हम कहते हैं कि जो सर्कमस्टांसेस रेप के लिए रिक्वायर्ड हैं उसकी आप सेकेंडली में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है विदाउट हर कंसेंट। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कंसेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेप के टाइम पे भी। अब रेप के केसेस में कुछ केसेस में ऐसा होता है, ये एक एग्जांपल ऑफ केस ही है। तो एक केस में ऐसा हुआ कि यार मेरा मैरिज का कोई इंटेंशन नहीं था लड़की के साथ, और मैंने लड़की को बट प्रॉमिस किया कि यार हम लोग तो शादी करेंगे, और उस प्रॉमिस के बेसिस पे ना मैंने एक कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट किया। प्रॉमिस का बेसिस क्या था कि हम लोग मैरिज करेंगे, हम लोग की शादी होगी। शादी का प्रॉमिस मैंने उसको किया और मेरा कभी से भी इंटेंशन नहीं था कि मैं शादी करूं, बट उस चीज के ऊपर, उस प्रॉमिस के, शादी के प्रॉमिस के ऊपर मैंने उससे कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हमारे बीच। तो ये जो चीज है ना, ये अमाउंट टू रेप है क्योंकि जो कंसेंट है वो उसका फ्री कंसेंट नहीं है। ये चीज आप याद रखिए। जो आप सेक्शन 90 पे आएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि कंसेंट क्या क्या चीजें फुलफिल करता है। सेक्शन 90 में आपको एक बार बता देता हूँ, वही मेरे को बेरा क्लीन निकाल लेता हूँ। तो सेक्शन 90 में आपको देखेंगे ना तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कंसेंट ऑफ अ पर्सन बाय फियर ऑफ इंजरी। बेसिकली सेक्शन 90 जो है ना हमारा नेगेटिव सेक्शन है। आईपीसी कहीं से भी ये नहीं बताता कि कंसेंट क्या है, पर आईपीसी ये बता देता है कि कंसेंट क्या नहीं है। तो कंसेंट पहली चीज क्या नहीं होगी, वो ऐसा कंसेंट जो फियर ऑफ इंजरी में हो, और या फिर ऐसा कंसेंट कंसेंट जो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में हो। ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंदर हम दो चीजें लिखते हैं, एक फ्रॉड और एक मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। इतना ज्यादा जाना नहीं है बट फिर भी क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, लोगों को क्लैरिटी हो तो बेटर रहता है और मजा भी आता है यार इन ऐसी चीजों में। तो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट के अंदर हम डिसीट को कवर करते हैं। तो जो मैंने लड़की को प्रॉमिस किया था, झूठा प्रॉमिस किया था, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, वेरी गुड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड के साथ एक चीज ये होनी चाहिए कि वो किसी डिसेप्शन के ऊपर बेस नहीं होना चाहिए, वो एक फ्री विल और एक आपका एक रैशनल डिसीजन होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको धोखेधाड़ी के अंदर वो कंसेंट ले गया। ऐसे एक एग्जाम्पल आता है काफी, स्नेक चार्मर वाला एग्जाम्पल हम जो उसको बोलते हैं कि यार कोई मेरे पास बंदा आया
उसने मेरे को कोई डिसीज से मैं कोई सफर कर रहा था, वो एक सांप लेके आया, वो कहता है कि यार आप इस सांप से कटवा लो, आपकी जो भी इलनेस है वो ठीक हो जाएगी और इस सांप के काटने से आपको कुछ होगा नहीं। वो ये चीज मेरे को आके बोल देता है कि यार इस सांप के काटने से आपको कुछ होगा नहीं, और मैं उसको कंसेंट दे देता हूँ और सांप मेरे को काटता है और मेरी डेथ हो जाती है। ऐसी कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं है, क्योंकि ऐसी कंसेंट मेरे को एक मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट के अंदर दी गई थी। ये स्नेक चैम्बर वाला एग्जांपल मैंने कहीं ना कहीं मॉक्स में देखा है या प्रीवियस ईयर में मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है, इसलिए मैंने वो सांप वाले का एग्जांपल मैंने को दिया हूँ। इसीलिए मैं आपको कंसेंट को इतना ज्यादा डीप में जाकर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी मैंने चीज देख ली है। तो जब हम कह रहे थे कि मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, इसके अंदर डिसेप्शन और डिसीट आएंगे, दो चीजें। तो जब मैं अपने रेप वाले केस की बात कर रहा था, इसके अगर मैं थोड़े से फैक्ट्स ट्वीक कर दूं, सपोजिंगली मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, बट होता क्या है कि हम लोग जब क्योंकि मैं अपने कॉलेज के टाइम पे हूँ या किसी अर्ली ईयर्स में हूँ मैं, कि यार हम लोग की शादी का 3-4 साल बाद हमारी कभी शादी होनी है, कैसे कुछ अभी कुछ सिनेरियो ऐसे है, सपोजिंग फैक्ट्स ऐसे ले लेते हैं। और मैं उस लड़की को प्रॉमिस करता हूँ, मेरा करना चाहता हूँ उस लड़की से, सच्ची में हम लोग का ऐसे रिलेशनशिप है कि हम लोग उससे शादी करना चाहते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। बट आगे जाके सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मेरे फैमिली वाले अलाउ नहीं करते हैं मैरिज, अनफुलफिल्ड रह जाता है, ये जो मैंने प्रॉमिस किया था वो अनफुलफिल्ड रह जाता है। ऐसे केस में मेरे ऊपर ये एग्जाम नहीं आएगा कि यार जो मैंने कंसेंट ली थी वो एक मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट के अंदर ली थी, इसलिए मेरे ऊपर रेप का केस नहीं चलेगा। बट बहुत ही आपको चीज़ों को क्लियरिटी से बताना पड़ता है, क्योंकि जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था, ऐसे रेप केसेस मैंने अपने सामने देखे थे कि लड़का लड़की वो 493, एक मिनट रुकना, मोस्टली इंक्लूसिव। हाँ, ऑफ एविडेंसिंग रिलेटिंग टू मैरिज, आप ठीक है ठीक है, आप सही कह रहे हो यार, ये चीज इसमें भी है, जो आप कह रहे हो ना 493। बट इसकी शायद एक बार पनिशमेंट देख लेना कि इसकी पनिशमेंट कितनी है, और रेप की पनिशमेंट कंपेयर कर लेना। लोग कोशिश इसलिए करते हैं कि रेप के ऑफेंस में लेके जाएं इस चीज को। तो मैं यही कह रहा था, मेरी इंटर्नशिप के टाइम पे भी लोगों के काफी केसेस ऐसे थे जिसके अंदर लड़का लड़की वो अबाउट टू गेट मैरिड, या फिर लड़के ने प्रॉमिस किया हो मैरिज का और वो झूठा प्रॉमिस हो, ऐसे केसेस आते हैं। तो ये चीज अपने माइंड में याद रखना कि एक झूठे शादी के प्रॉमिस के साथ कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो वो कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये चीज आप अपने माइंड में याद रखना, इसी से के साथ वो स्नेक चार्मर वाले एग्जांपल भी अपने माइंड में याद रखना। यही एक लाइन है कि यार और एक मैं जो ये चीज कह रहा था कि वो फैक्ट्स ट्वीक करके जब मैं कह रहा था कि सपोजिंगली मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था, बट आगे जाके सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि मेरे घर वाले एग्री नहीं करते, या कोई ना कोई एक चीज सर्कमस्टांस ऐसे रहते हैं कि वो शादी नहीं कर पाता। तो जो मियर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है ना, वो मेरे ऊपर एक मैलिफाइड इंटेंशन नहीं लगाएगा, ठीक है। तो उस केस में मैं रेप के लिए कन्विक्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि वो उस टाइम पे मेरा कोई डिसेप्शन का इंटेंट नहीं था। तो ये चीज अपने माइंड में रखना। बाकी आई थिंक सेक्शन 90 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 90 में दो और चीजें भी हैं। आई यार ये चीज तो क्लियर है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ लेता हूँ एक बारी। ऑन तो है शायद तुम्हारी वॉइस, तो अगर किसी सबको बोलना भी है तो शायद बोल सकता है। नहीं, ऑल म्यूटेड फिर से, तो चलो यार जो भी है आप लोग एक कोई बार लास्ट में पूछ लूंगा तब कर लें ये चीज। तो हम बेसिकली कंसेंट की जब सेक्शन 90 देखते हैं, तो सेक्शन 9 एक बार मेरे को बैरक में निकाल ले लेता हूँ। तो जब हम सेक्शन 90 देते हैं, उसका एक फर्स्ट पार्ट जो है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी ऑफ द सेक्शन ऑफ दिस कोड इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। और शायद मैंने यहाँ पे फ्रॉड भी डाल दिया था, फ्रॉड बेसिकली मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंदर ही आएगा। नहीं, तो मैंने ठीक ही डाला है मेरे ख्याल से यार, फियर ऑफ इंजरी ठीक डाला है मैंने, हाँ। फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया दो चीजें आएंगी, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। फियर ऑफ इंजरी और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोस, इसके दो एलिमेंट्स हैं, एक तो पहला कि उस बंदे के साथ मैंने फ्रॉड कमिट किया, और मुझे दूसरी बात पता है कि उस बंदे को ये चीज जो मैंने अगर मैं कहूँ कि यार वैसे इस समय जाने का इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो जैसे सपोजिंगली जो मैं इंटरकोर्स की बात कर रहा था, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारा हुआ फ्रॉड के बेसिस पे, एक मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हुआ। एक चीज और जो कंप्लीट होनी चाहिए वो ये चीज कंप्लीट होनी चाहिए
कि वो उस फ्रॉड के चक्कर में ही उसने मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। ये 2 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। इसके ऊपर आती नहीं है ऐसे, बट आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज जो इसके अंदर है, जो इसका सेकंड पार्ट है, कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन और कंसेंट ऑफ चाइल्ड, दोनों ही चीजें नहीं मानी जाएंगी। कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन या फिर इसके अंदर शायद वो भी होगा, कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन के अंदर आप एक चीज और भी डालेंगे, इंटॉक्सिकेशन। तो मतलब कि आप 3 चीजें याद रखिए कि अगर मैंने इंटॉक्सिकेशन में कंसेंट दी या फिर मैंने अनसाउंडनेस के कंडीशन में अनसाउंडनेस की कंडीशन में कंसेंट दी, तो वो वैलिड कंसेंट नहीं होगी। सेम चीज जो हमने उस टाइम पे करी थी इंसैनिटी और इंटॉक्सिकेशन के टाइम पे, कि उस टाइम पे इतनी ज्यादा इंटॉक्सिकेशन होनी चाहिए, इतनी ज्यादा इंसैनिटी होनी चाहिए थी कि मैं केपेबल ही नहीं था अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या मैं एक्ट कर रहा हूँ वो गलत है या क्या है। सपोजिंगली एक लड़का किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज होता है और वो लड़की उस टाइम पे इतनी ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड होती है कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसी चीज जो है ना यार, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में यही एग्जांपल ले रहा था कि लड़की वॉलंटरीली काफी इंटॉक्सिकेटेड हो जाती है और मैं इस चीज का फायदा उठा लेता हूँ कि यार ये लड़की काफी ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड है, तो ऐसे सिचुएशन में भी कंसेंट वैलिड नहीं होगी। ये चीज ही मैं कवर कर रहा था कि और बस इसमें इसमें ये जो चीज है कि यार उसकी इंटॉक्सिकेशन का लेवल कितना है। इतना ज्यादा लेवल होना चाहिए कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकती कि उसके एक्ट्स का क्या कॉन्सिक्वेंस है। इतना ज्यादा लेवल होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। वॉलंटरी इनवॉलंटरी की कंडीशन यहाँ पे नहीं है, वो 85 और 86 के अंदर ही है, यहाँ के इसके अंदर नहीं है। तो कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज भी वैलिड नहीं मानी जाएगी, प्रिज्यूम किया जाएगा। सर्कमस्टांसेस डिपेंड हो सकते हैं, कुछ अलग हो, तब कोर्ट देख लेगा। इस सेक्शन में ये चीज लिखी हुई है। बाकी नॉर्मली ये चीज मानी जाएगी कि अगर एक 12 साल के बच्चे ने 12 साल से कम के बच्चे ने कोई कंसेंट दी है तो एक इनवैलिड कंसेंट है। किडनैपिंग में अलग चीज है, तो हम लोग किडनैपिंग करेंगे तब मैं बताऊंगा कि यार 18 साल से नीचे वाली की कंसेंट, किडनैप फॉर एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, वो वैलिड नहीं मानी, वो एक बेसिकली कंसेंट नहीं मानी जाती 18 साल से नीचे। किडनैपिंग बेसिकली एक जो मेजर डिफरेंस होता है, काफी लोग कंफ्यूज कर देते हैं। किडनैपिंग जो होती है वो बच्चे की ही होती है, उसमें अगर आप देखें किड प्लस नैपिंग करके हम लोग लिखते हैं उसको। 18 साल से नीचे के व्यक्ति की किडनैपिंग होती है, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति की अबडक्शन होती है। काफी लोग 20-20 साल 22-22 साल के लोग के साथ भी किडनैपिंग जोड़ देते हैं, वो ठीक नहीं है। किडनैपिंग बच्चे की होती है, और 18 साल से नीचे का बच्चा अगर आपके साथ कंसेंशुअली भी आता है किडनैप फॉर एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, तो वो उस कंसेंट को वैलिड नहीं माना जाता। वो हम सोचते हैं कि यार वो इतना केपेबल नहीं था कि वो कंसेंट दे सके। किडनैपिंग हम जब करेंगे तो उसके बारे में और चीजें बताऊंगा कि मेंसरिया क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसके मेंसरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसी के साथ सेक्शन 90 भी कंप्लीट कर दिया है। सेक्शन 90 में दोनों चीजें एक बार मैं लिख भी देता हूँ। जो सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट है इस सेक्शन का, कंसेंट गिवन अंडर द कंडीशन ऑफ insanity or intoxication, provided that he is incapable of understanding। जो incapable वाला पॉइंट है वो यार हर इन सेक्शंस में सेम ही है, तो मैं एक बार वापस नहीं लिख रहा हूँ। और दूसरा कि यार कंसेंट गिवन बाय चाइल्ड अंडर 12 years of age। तो इसीलिए मैंने रेप का भी कंसिडर किया था ऑफेंस। मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कवर कराने के लिए तो बोला था, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दे ही दिया उस चीज़ का कि इंटॉक्सिकेशन की सिचुएशन में मैं एक लड़की का फायदा उठा देता हूँ। यार ये एग्जांपल्स ही हैं, थोड़े सेंसिटिव टॉपिक्स में है, तो एग्जांपल्स को एग्जांपल्स के तौर पे लेना, कोई इतना ज़्यादा इस पे क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव माहौल है आजकल हर जगह का। मैं सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पे आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो सपोजिंगली ऐसे होता है कि किसी लड़की का फायदा कोई लड़का उठाता है, और वो लड़की बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड होती है उस टाइम पे कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकती अपने कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो रेप का ऑफेंस होगा। रेप के ऑफेंस में यार आप जो लोगों को जो एक चीज़ याद रखनी है, मैंने ये चीज़ इसलिए यहाँ पे अपने साइड पे लिख भी दी थी कि रेप के ऑफेंस के अंदर जो एक्सेप्शन 2 है वो हमारा मैरिटल रेप से रिलेटेड है। जो हमारा एक्सेप्शन 2 है, मैरिटल रेप न्यूज़ में रहा है इस साल और कई सालों से रह भी रहा है। इस साल दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट भी आया है। हम लोग जब न्यूज़ वाला सेक्शन करेंगे तब मैं एक बार मैरिटल रेप वाला केस का नाम वगैरह चीज़ें डिस्कस कर लूँगा, और आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए
RIT फाउंडेशन से एडवोकेट का नाम भी आ जाता है कई बार, तो आप लोगों को एडवोकेट का नाम भी मतलब क्योंकि सीनियर एडवोकेट्स हैं, क्या नाम था, पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे नाम, रेबिका जॉन नाम था, जजेस का नाम याद रखना, हाँ जजेस का नाम याद रखना होता है। यार हम लोग एक बार जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग करेंगे, क्योंकि मेरे को भी एकदम ऐसे इंस्टेंटली सारी चीज़ें क्लिक नहीं कर जाएंगी, और मेरे को भी टाइम हो गया, मैं भी कुछ नोट्स जब भी नोट्स बनाए थे तब मैंने उसके बनाए थे, जजेस का नाम मेरे ख्याल से हर्षंकर हरीशंकर, जो जो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मैरिटल रेप की एक्सेप्शन कहाँ पे है, तो आपको ये लिखने की एक्सेप्शन 2 है सेक्शन 375 का, उसके अंदर है मैरिटल रेप की एक्सेप्शन। अच्छा, और मैरिटल रेप के एक्सेप्शन के अंदर एक जो पर्टिकुलर बात देखेंगे, वो जो अगर आप पढ़ेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, जस्टिस सी हरिशंकर, हाँ मैं थोड़ा बहुत तो याद ही था हमको, जस्टिस अजीत, और वेरी गुड। हम एक बार जब न्यूज़ वाला सेक्शन करेंगे तो उसमें मैं ये वाली चीज़ें करवा दूंगा थोड़ी बहुत। अभी के लिए मैं से प्रोविजन के लिए ही करा रहा था, तो मैं बता देता हूँ। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर द एज ऑफ 15 इयर्स इज नॉट रेप। इसमें जो अंडर द एज ऑफ 15 इयर्स है वो भी आपको याद रखना है अपनी साइड से। मेरे टाइम पे क्वेश्चन आ गया था, और मेरे टाइम पे क्वेश्चन ऐसे आया था कि यार विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑफेंस, जिसके अंदर ऑप्शन ऐसे थे कि विच ऑफ दीज इज एन ऑफेंस, क्वेश्चन आया था मेरे टाइम पे। कुछ उसमें ऐसे दो चीजें ऐसी थी जो आपको क्लियरली लग रही थी यार ये ऑफेंस नहीं है उसमें। उसके अलावा एक ऑप्शन था स्टॉकिंग, और एक ऑप्शन था स्टॉकिंग एंड मैरिटल रेप। पॉक्सो एक्ट में, हाँ इंडिपेंडेंट थॉट, वेरी गुड यार, अगर आप लोगों को इतनी ज्यादा अच्छी से नॉलेज है तो इट्स वेरी गुड। ये इंडिपेंडेंट थॉट वाले केस के अंदर है जिसके अंदर पॉक्सो एक्ट की भी बात हुई थी। अगर हम आईपीसी के अंदर है तो 15 इयर्स है अभी, हाँ पर अब एज 18 होगी, वेरी गुड, सही कह रहे हो आप लोग। तो मैं इस चीज में ये आ रहा था कि यार मेरे पास जो क्वेश्चन आया था, अगर 2020 का पेपर उठाएंगे ना तो उसके अंदर लिखा था विच ऑफ दिस इज नॉट एन विच ऑफ दिस इज एन ऑफेंस, जिसके अंदर स्टॉकिंग एक ऑप्शन था, मैरिटल रेप अलोन एक ऑप्शन था। बेराक में 15 ही है, बेराक में चेंजेस एकदम नहीं आते हैं, तो जैसे अगर 377 भी है या आपका 497 भी है, वो बेरक में रह जाता है, बट उसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। जैसे 497 को तो सुप्रीम कोर्ट साइन वाल जजमेंट ने और बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है। तो बेरक में चेंजेस लेजिस्लेचर या थोड़ा सा जुडिशरी से लेट ही रह जाता है कई बार, और स्पेशली जब आप लोगों को पता है कि हम लोग रिफॉर्मेशन की बात करें आईपीसी की, तो एक ही बारी जब वो रिफॉर्मेशन आएगी तो ऐसी चीजें वो लोग इंक्लूड कर देंगे। तो तो जब मैं ये चीज कह रहा था कि यार मेरे को एक बार वो क्वेश्चन तो बताने देते हैं यार, कि 2-3 बार ये कर चुका हूँ, मेरे टाइम पे क्वेश्चन आ चुका था कि स्टॉकिंग क्राइम है और विच ऑफ दिस इज एन ऑफेंस, जिसके अंदर स्टॉकिंग ऑप्शन था और दूसरा ऑप्शन था स्टॉकिंग एंड मैरिटल रेप। मैंने ऑप्शन स्टॉकिंग सिलेक्ट किया था क्योंकि मेरे नॉलेज के अंदर भी मैं इसी जोन में था कि मैरिटल रेप ऑफेंस नहीं है। बट जब मैंने डीओ की करेक्ट आंसर शीट देखी तो उसके अंदर स्टॉकिंग एंड मैरिटल रेप दिया गया था। क्यों ये दिया था? क्योंकि 18 साल से नीचे के जो मैरिटल रेप हैं वो अभी भी पनिशेबल हैं, इसीलिए वहां पे डीओ वालों ने कहा कि स्टॉकिंग भी अगर ऑफेंस है और मैरिटल रेप भी ऑफेंस है। तो अगर ये क्वेश्चन वापस आता है, जिसकी चांसेस हैं, मुझे भी ये क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्टिंग लगा था, बट प्रीवियस ईयर में ही ये चीज दी गई है कि यार इन लोगों ने मैरिटल रेप को भी, स्टॉकिंग तो ऑफेंस है, साथ साथ में इन्होंने कहा कि मैरिटल रेप को भी ऑफेंस मान के चल रहे हैं, क्योंकि 18 साल से नीचे की लड़की के साथ अगर मैरिटल रेप होता है तो वो रेप ही होगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको दोनों ही करेक्ट सिलेक्ट करने हैं कि मैरिटल रेप को भी हम ऑफेंस मान के चल रहे हैं। 18 साल से ऊपर एक्सेप्शन है, बट 18 साल से नीचे ऑफेंस है, इसलिए वहाँ पे ड्यू के एंट्रेंसेस में कहा गया कि हम लोग इसको ऑफेंस मानेंगे। बाकी इसके बाद यार मैं कंसेंट वाले जो आगे के सेक्शंस हैं, रादर देन गोइंग विद देम, मैं एक बार सेक्शन 95 करूंगा, क्योंकि मेरे को आज कहीं जाना था, तो इसीलिए मैंने क्लास भी जल्दी कराई थी। तो मैं एक बार 95 करा के क्लास थोड़ा सा एंड करने की कोशिश करूंगा, आगे वाले सेक्शंस में आगे करवा दूंगा। तो एक मिनट रुकना यार, 95 निकाल दूं। ये जो बीच के सेक्शन है मैं कल कराऊंगा, और किसका शायद मैसेज है। यार मैरिटल रेप वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैरिटल रेप बेसिक नॉलेज अगर मैं देखता हूँ तो हर कोई, अगर मैं किससे पूछूं कि इज मैरिटल रेप एन ऑफेंस इन इंडिया, तो हर कोई यही कहेगा कि यार मैरिटल रेप इज नॉट एन ऑफेंस। दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये केस चला है, बट डीयू में ये क्वेश्चन आ गया था, डीयू में ये क्वेश्चन आ गया था जिसके अंदर हमसे पूछा गया था कि विच ऑफ दिस इज एन ऑफेंस, जिसके अंदर स्टॉकिंग एंड मैरिटल रेप दिया गया था। स्टॉकिंग इज ऑब्वियसली एन ऑफेंस, इसके 354 ए डी एंड सेक्शन पूरा प्रॉपर याद नहीं है। 354 के अंदर आप देख लेना कि कौन से के अंदर स्टॉकिंग दिया हुआ है, 354 डी है, हाँ 354 डी के अंदर स्टॉकिंग ऑफेंस क्लियरली दिया गया है। तो स्टॉकिंग आपका एक ऑफेंस है। मैरिटल रेप का जब बात थी ना, तो मैरिटल रेप इज एन ऑफेंस अगर वो 18 साल से कम की लड़की के साथ होगा,
अबव 18 वो अलाउड नहीं है, अबव 18 वो ऑफेंस नहीं है। तो जब डीओ में क्वेश्चन आए, आपने अपनी साइड से लिखना है कि मैरिटल रिवीजन ऑफेंस, क्योंकि डीओ की जो पिछले साल की आंसर शीट थी, जो 2020 की आंसर शीट थी, उसमें उन्होंने बोला है कि मैरिटल रिवीजन इज एन ऑफेंस। डीयू के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। मेरे को भी ये आंसर मेरा गलत हो गया था, क्योंकि मैंने भी नहीं किया था, मैं भी इसी उसमें था। बट अब आंसर की आ गई है, तो अब मैं इस चीज़ को डिस्प्यूट कितना ही कर लूँ, और डिस्प्यूट करके यार कई बार मिलता भी नहीं है, वो चीज़ के मार्क्स मिलते नहीं है। तो अपनी साइड से जब करना हो तो डिस्प्यूट कर लेना, पर अगर आपको मिल जाए कि यार ऑफेंस अगर वो कह रहे हैं अपनी आंसर शीट में, तो आप उन्हीं की बात मान के चले, क्योंकि उनकी बात भी देखा जाए तो पूरी गलत नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि मैरिटल लिव तो ऑफेंस है यार, 18 साल से कम की लड़की के साथ अगर मैरिटल लिव हो तो ऑफेंस है। हमसे तो हमने तो आपसे सिर्फ यही पूछा था कि ऑफेंस है नहीं है, तो मैरिटल रेप तो ऑफेंस है 18 साल से कम की एज की लड़की का। तो मैं ये कह रहा था आपको कि यार मैं 87 तक मैंने आपको कवर कर दिया है अभी। 88 से लेकर 94 मैं कल करूंगा। ये थोड़े भारी सेक्शंस हैं, इसकी वजह से मैं थोड़ा खुद भी चाहता हूँ कि इनको थोड़ा ब्रेक ब्रेक करके करूँ। जैसे 87 मुझे लगता है कि यार मैं जब अपने टाइम पे कर रहा था, तो मेरे को ना अपने मन में क्वेश्चन बहुत आते थे, इसीलिए मैंने आज वो फुटबॉल मैच वाला भी एग्जाम्पल किया, सर के ऊपर एप्पल वाला भी एग्जाम्पल लिख कर रखा, क्योंकि इन सेक्शंस में लगता है कि यार ये चीज़ होगी नहीं होगी, ये चीज़ होगी या नहीं होगी। सपोजिंगली मैं एक स्कूल ट्रिप पे जा रहा हूँ, पर मैंने कंसेंट दे दी है। उस स्कूल ऐसे होता है कि स्कूल्स आपसे कंसेंट फॉर्म भरवाते हैं। अ, यही जो मैंने ऊपर लाइन लिखी थी, ये लाइन उस कंसेंट फॉर्म के ऊपर भी अप्लाई करेगी। सर्टेन हार्म्स कैन नॉट बी कॉज इवन विद कंसेंट, ये उस कंसेंट फॉर्म पे भी अप्लाई करेगी। स्कूल वाले ऐसे नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने उनके पास पेरेंट्स की कंसेंट आ चुकी है कि वो इतने ज़्यादा ग्रॉस नेग्लिजेंट हो जाएं कि उनको कोई फ़र्क ही ना पड़े किसी बच्चे की जान के लिए। वो ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। उनके पास चाहे कंसेंट फॉर्म हो, चाहे कुछ हो। कंसेंट फॉर्म में वो लोग ये भी लिखवा देते हैं डेथ और ग्रीवियस हर्ट, वो सब अप्लाई नहीं करता। एक्चुअल में कभी अप्लाई नहीं करता, इसीलिए 87 क्लियर नहीं करता है। 87 का प्रिंसिपल भी मैंने आपको बता दिया है, और क्या है क्या नहीं है। सोशल एक आप अंडरस्टैंड करिए, आईपीसी का एक सोशल पर्पस भी है। अगर आईपीसी के अंदर आपको कंसेंचुअली किसी का डेथ या फिर किसी को ग्रीवियस हर्ट करना अलाउ कर दिया जाता, तो आईपीसी के सोशल पर्पस के अगेंस्ट चला जाता, इसलिए इन दोनों को हटाया गया है इस चीज से। तो मैं 87 के बाद जो 94 तक है, वो मैं आपको कल कराऊंगा। मैं एक चीज जो करा रहा हूँ अभी, सेक्शन 95 करा रहा हूँ। सेक्शन 95 के साथ क्वेश्चन आता है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है। वो एक मिनट में बड़ा स्क्रीन पर इसको एक्ट फॉलोइंग स्लाइड। तो जो 85 के 95 के अंदर जो क्वेश्चन आता है, वो ये मैक्सिम आता है। ये मैक्सिम आपने आई गेस टॉट लॉ में भी करा होगा। टॉट लॉ में ही ज्यादातर मैक्सिम्स हैं, और उसी के मैक्सिम्स काफी जगह आईपीसी में भी अप्लाई होते हैं। तो ट्रिफल्स वाला वेरी गुड, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, इसका बेसिकली मतलब यही है कि लॉ डज नॉट कंसर्न विद ट्रिफल्स। ट्रिफल्स का मतलब ये है छोटे एक्ट्स के ऊपर, छोटी चीजों के ऊपर लॉ कंसर्न नहीं करता। इसका एक जो इसके सेक्शन के अंदर स्लाइट हार्म मेंशन है। स्लाइट हार्म जो चीज है, आईपीसी में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, पर वो जो स्लाइट हार्म वाली चीज है ना, वो स्लाइट हार्म ऑर्डिनरी सेंसेस और ऑर्डिनरी टेम्पर से देखी जाएगी। स्मॉल ट्रिफल्स, ट्रिफल्स इटसेल्फ इज अ स्मॉल ट्रिफल्स इज नॉट अ लाइन। लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफल्स। ट्रिफल्स का मीनिंग इंग्लिश मीनिंग दिखाएंगे तो इट्स अ स्मॉल, उस चीज में कवर हो जाता है। तो इट्स लाइक कि किसी चीज कोई चीज ऑलरेडी छोटी है, उसके आगे हम स्मॉल वर्ड लगा रहे हैं, तो इसलिए लाइन क्लियरली यही है, लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिपल्स। तो मैं ये कह रहा था कि स्लाइट हार्म कहीं पे भी आईपीसी में डिफाइन नहीं है, पर जब कोर्ट के पास ये चीज आती है, तो कोर्ट ये चीज सोचता है कि पर्सन जो ऑर्डिनरी सेंसेस में है, या पर्सन विद ऑर्डिनरी सेंसेस एंड ऑर्डिनरी टेम्पर विल नॉट कंप्लेन अबाउट इट। तो बेसिकली इसका एक एग्जांपल मैंने कई एक केस पढ़ा भी था इस पे ऊपर। एक केस ये था कि यार दो पड़ोसियों में आपस में लड़ाई हो जाती है, और एक पड़ोसी गुस्से में आके दूसरे के ऊपर एक फाइल फेंक देता है, और वो बंदा उस फाइल वाले एक्ट के ऊपर, फाइल फेंकने वाले एक्ट के ऊपर चला जाता है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में कहता है कि भैया इसने ऊपर मेरे के ऊपर फाइल फेंक दी और इसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसका ऑफेंस कमिट कर दिया इसके अंदर। कोर्ट कहता है कि भैया अगर कोई बंदा ऑर्डिनरी टेम्पर या ऑर्डिनरी सेंसेस वाला होता, तो ये फाइल फेंकने वाले एक्ट के ऊपर वो कभी कंप्लेन ना करता। इसका बेसिक
यार आप देखिए, इस पर्पस इसका यही है कि छोटी छोटी चीजें कोर्ट के अंदर ना आए, कोर्ट का टाइम छोटी छोटी चीजों के अंदर वेस्ट ना हो, कोर्ट का टाइम इज वेरी प्रेशियस। इसका यही प्रिंसिपल आता है। सो आईपीसी का एक बेसिक सोशल पर्पस हमेशा रहता है। तो छोटी छोटी चीजों पे अगर आईपीसी फोकस करने लग जाएगा तो आप सोचो कि कितनी चीजें हो जाएंगी। तो ऐसे किसी के ऊपर किसी ने फाइल फेंक दी है और उसके ऊपर वो चीज को के ऊपर कोर्ट आ गया और कोर्ट उसके ऊपर एक एक दो दो साल लग चला रहा है, उसका कोई पॉइंट नहीं है। इसलिए ये चीज आती है। ऐसे ही सेक्शन 95 को जैसे हम थेफ्ट की बात करते हैं, तो मतलब मैं आपको ये 95 की जो आपकी बता रहा हूँ ना, आप लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन, मैं यार आपको कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोग आ जाओगे एफडीयू में, आप लोग का एलएलबी क्लियर हो जाएगा, आप लोग जब अपना प्रैक्टिकल चीजों के समझाने की ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ। तो सपोजिंगली मेरे पास एक केस आया कि यार बच्चे ने ब्रेड चोरी कर लिया, या ब्रेड चोरी कर लिया, तुम नेसेसिटी में भी जा सकते हैं। उस बच्चे ने एक टॉफी चोरी कर ली है कहीं से, और मेरे पास वो पुलिस ने उसके ऊपर केस चला दिया। ठीक है कि यार इस बंदे ने एक टॉफी चोरी करी है और बच्चे के ऊपर आप थेफ्ट की पनिशमेंट देखेंगे तो शायद 3 साल से ऊपर की पनिशमेंट है थेफ्ट के अंदर। अब उस बच्चे को उस टॉफी चुराने के चक्कर में आप पनिशमेंट दे देंगे 3 साल की। इसलिए यहाँ पे हम लोग, अगर कोई मेरे को कहे कि अगर कोई इस बच्चे के लिए डिफेंस बनाना है तो मैं उसको सेक्शन 95 में डिफेंस बनाऊंगा, और मैं कहूंगा ये तो ये ट्रिपल एक्ट था, इसके ऊपर लॉ को कंसर्न नहीं होना चाहिए, इसका कोई सोशल इम्पैक्ट नहीं है जिसके लिए हम इसके उसके ऊपर उस बच्चे को इतने साल की सजा दें। आईपीसी में फाइन भी है एक तरीके से, उस एक बच्चा एक टॉफी चुरा रहा है, उसके ऊपर एक फाइन लेना, उसके ऊपर एक लंबा केस चलाना, उसका करियर चीज के ऊपर खराब करना, देयर इज नो पॉइंट अबाउट इट। यही चीज हम लोग सेक्शन 95 में करते हैं। मैं आज की क्लास इतनी ही ले रहा हूँ यार, क्योंकि काफी चीजें हो भी गई हैं। रेप का एक बार अपनी साइड से खुद भी देखना। मेरे को आज कहीं जाना था तो मैंने इसलिए थोड़ा जल्दी किया था, आज भी देखा जाए तो 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है अभी भी शायद। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो एक बारी शशांक को मैं बोल रहा हूँ कि एक बारी वॉइस ऑन कर देगा। और शशांक यार अगर तू सुन रहा है तो इनकी वॉइस ऑन कर दियो, जिसके भी क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन ले लूंगा, फिर हम लोग मीटिंग एंड कर देंगे। वॉइस ऑन कर दी है मैंने सबकी। वॉइस ऑन कर दिए, वेरी गुड यार। और यार ये फर्स्ट क्लास नहीं थर्ड क्लास है, और शायद कल यूट्यूब पे भी आ गई है फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग। तो ये थर्ड क्लास है, और ओवरव्यू मैंने प्रोवाइड करा करा था, तुम एक बार ओवरव्यू से देख लेना। अब तक जैसे जो मंजुला है उनको शायद नहीं पता कि क्या क्या हो चुका है। यार अपनी साइड से मैं कल करा चुका हूँ मर्डर एंड कल्पेबल होमसाइड, जितना कराया है उतना हेलो ही। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यार। सर मैंने ही भेजी थी आपको क्वेश्चन सर, उसमें वो एक मॉक था, उसमें ड्यू क्या मानता है सर, हमको वही लेना, हमको मॉक से क्या लेना देना है। डीयू की केस मैट के अंदर पलानी गोंदन अभी तक है। पलानी गोंदन हर कोई कर रहा है, सेमेस्टर 1 के बच्चे आके कर रहे हैं, और डीयू के केस मैट के अंदर जो पलानी गोंदन का वर्डिक्ट है वो ये कहता है कि ग्रीवियस हर्ट। तो रादर देन मेरे को अगर कोई पूछता तो मैं तो ग्रीवियस हर्ट पे कराता। ये सोचिए कि यार डीयू खुद भी यही पढ़ा रहा है। देखो हर टीचर नहीं कराता केस मैट के बाहर। केस मैट के बाहर का केस था जिसमें 299 कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर करा था। तो मेरे को मेरे टीचर ने करा दिया था, विच वाज आई वाज लकी। और बाई चांस तुमने क्वेश्चन पूछ भी लिया तो मेरे पास वो, या तो मेरे पास केस होता भी नहीं कई बार, बट आईपैड में मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के अलग से नोट्स करे हुए थे तो मेरे को एक केस मिल भी गया, इसलिए मैंने आपको एक केस बता भी दिया। तो डीयू के केस मैट के अंदर ग्रीवियस हर्ट ऑफेंस ही है। और सेम फैक्ट्स पे आप ये भी देखो कि यार पलानी गोंदन के फैक्ट्स बिल्कुल वही एग्जैक्ट सेम है जो आपके क्वेश्चन के थे। आप पलानी गोंदन का एक छोटा पैराग्राफ भी तुमको दिखा देता हूँ। तो इसका एक बारी अगर आप देखोगे ना, ये रहा पलानी गोंदन वर्सेस एम्परर। द अक्यूज ट्रक, इसकी थोड़ी स्पेलिंग भी गलत होती है क्योंकि जो केसेस हैं ऑनलाइन निकाले गए हैं, कोई मन पता रहा कैसे निकाली। द अक्यूज स्ट्रक हिज वाइफ अ ब्लो ऑन हर हेड विद अ प्लोशेयर which rendered which rendered her unconscious। थोड़ी स्पेलिंग वगैरह का गड़बड़ होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको भेज भी देना कि यार पलानी गोंदन में ये है। तो आपके जो फैक्ट्स हैं वो पलानी गोंदन से एग्जैक्ट मैच होते हैं, तो आप क्यों ग्रेवियस हर्ट को गलत बता रहे हो। उससे पूछ लेना एक बार, ये कहते थे कि पलानी गोंदन ओवर रूल हो गया तो एक बार देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग पलानी गोंदन अब तक ओवर रूल, अगर पलानी गोंदन ओवर रूल हो जाता तो बात और कुछ और होती। पलानी गोंदन को इस वाले केस ने ओवर रूल नहीं किया। अगर आप लास्ट लाइन भी पढ़ेंगे इस केस की तो इट फॉलोज दैट दे आर नॉट लाइबल टू कन्विक्ट और टू बी कन्विक्टेड ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर। ये उसी केस के ऊपर बेस बना के मर्डर का चार्ज हटा देता है यहाँ से। तो डीओ के केस में पलानी गोंदन है, इसलिए मैं ग्रीवियस हर्ट पे ही चल रहा था। मैंने भी जब अभी केस आपको कराया था, जब मैं अपने केस के डिस्कशन की थी, तब मैंने ये वाली बात कर ली थी कि पलानी गोंदन वाली की ही बात पे चलूंगा मैं अपनी साइड से, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस पलानी गोंदन जो डीओ के केस में है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि भैया ये फैक्ट्स क्या हैं। हाँ यार
भैया वो जो आपने एग्जाम्पल दिया था कि मतलब एक बंदा अपने सर पे एप्पल रखवा के उसे शूट करवाता है, तो मान लो वो मर जाता है, मतलब तो उस पे हम्म। फिर किस चीज का चार्ज लगेगा, मर्डर का या फिर मतलब यार उसने उसने कंसेंट ले ली मतलब थी उससे? उसने चाहे कंसेंट ले ली हो, वो कंसेंट एक तो मानी नहीं जाएगी वो कंसेंट, क्योंकि देखो उस टाइम पे उसको जो गोली चला रहा है, ठीक है, मर्डर के अंदर ना आप एक चीज समझिए कि यार इंटेंशन और नॉलेज अलग अलग चीज होती है। तो जब मैंने गोली चला रहा हूँ ना उस बंदे के ऊपर, मेरे को ये चीज की नॉलेज तो थी कि उस बंदे को गोली लग सकती है, ठीक है। तो जब मेरे ऊपर केस चलाया जाएगा ना, वो नॉलेज एलिमेंट पे चलाया जाएगा कि इस बंदे को इस चीज की नॉलेज थी। जो नॉलेज एलिमेंट की गेम है ना, वो सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पे है। आपको इस चीज में ज्यादा नहीं जाना है कि मर्डर होगा या नहीं होगा। आपको ये चीज में समझना है कि उसकी जो कंसेंट है ना, वो एक वैलिड कंसेंट ही मानी जाएगी। उस कंसेंट को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ कभी भी अलाउ नहीं करता किसी की आप जान ले लें। तो आप किसी की कंसेंट के साथ भी किसी की जान नहीं ले सकते, ये चीज बात रखना। आगे जाके हम गुड फेथ वाले केसेस में करेंगे कि यार इतना तक डॉक्टर जो होता है कि यार किसी के साथ गुड फेथ के अंदर एक्ट करते हुए किसी की जान बचाने के लिए उसके साथ रिस्की सर्जरीज करता है, वो एक अलग सिनेरियो है। बट आपके किसी ने आपके सर के ऊपर किसी ने आपके सर पे किसी ने बोला कि यार इसको फायर, मेरे को फायर कर, मैं सर के ऊपर एप्पल रख के बैठा हूँ। तो ये तो आप उस बंदे को भी पता है ना, सामने वाले बंदे को, कि इस बंदे की जान जा सकती है इस चीज की वजह से। तो उस बंदे के ऊपर 304 के अंदर उसकी पनिशमेंट होगी। कंसेंट की कोई कंसेंट से वो बचेगा नहीं, इम्यूनिटी नहीं मिलेगी कंसेंट की उसको कोई। जो हम कहते हैं कि इम्यूनिटी ओके ग्रांट करता भैया। है सेक्शन 87, वो इम्यूनिटी उसको कुछ नहीं मिलेगी। यार 2020 के पेपर में स्टॉकिंग आंसर है, मैंने तो यार कल ही देखा है, क्योंकि मेरे को भी ये चीज से मैं शॉक हो गया था कि यार ऐसे आंसर क्यों। एक मिनट रुकना यार, मेरे पास खुला भी हुआ है शायद ये पेपर। अगर स्टॉकिंग आंसर है तो वेल एंड गुड यार, मैं तो सोच रहा हूँ कि फिर तो मेरा ठीक हो गया होगा बाई चांस। एक चीज यार, ये आपने कंफर्म कर लेना कि कहाँ से क्या आंसर है, उसके बाद ही अडल्ट्री आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि विच ऑफ दीज इज एन ऑफेंस का क्वेश्चन था। तो अडल्ट्री तो आंसर नहीं होगा। बट एक बार ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना, जो भी जिसने भी यार मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा था, वो इस चीज का स्क्रीनशॉट पे एक बार देख लेना कि 2020 के पेपर में आंसर शीट में क्या दिखा हुआ है, आंसर की में क्या लिखा हुआ है। ये देख लेना कि क्या है, उसी के हिसाब से चल लेना, रादर देन गोइंग बाय माय वर्ड्स। और कुछ किसी का यार? बाकी अगर किसी का कुछ नहीं है तो मैं यार एंड कर सकता हूँ। थैंक्स यार। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना यार। शशांक रिकॉर्डिंग ऑफ कर लिया यार।